फॉर द, जैसे हमने क्रीमी लेयर ओबीसी में पढ़ा है कि देयर इज द क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, वैसे एससी एसटी में नॉन क्रीमी लेयर नहीं था, उसमें था कि सबका सभी नॉन क्रीमी लेयर में है, देयर वाज नो कैटेगराइजेशन। तो अब डिमांड ये आ रहा था कि देयर शुड बी द कैटेगराइजेशन। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि व्हाई दे नीड एक ही कम्युनिटी, जैसे ओवरऑल एससी तो एक कम्युनिटी है नहीं, उसमें भी 100 ऑफ द कम्युनिटी है और देयर इज द डिफरेंस, उसके कारण तो वहां पे भी डिबेट चल रहा था कि ये पावर किसके पास होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए या पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट शुड बी द विद द स्टेट इटसेल्फ, स्टेट्स बना सकते हैं। सेकेंड जो न्यूज है दैट इज विद द ओलंपिक, अभी ओलंपिक चल रहा है, इंडिया का थर्ड ब्रॉन्ज मेडल दैट इज फॉर द स्वप्नील, इनको गन जो शूटिंग है राइफल वाला उसमें मिला है। ओके, देन वी विल सी दैट द एवं नॉर्मल रेन इन द अगस्त लॉ नीना। लॉ नीना एक फिनोमिना है, लॉ नीना अल नीना आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो अल नीना में ऐसा होता है कि जो बारिश इंडिया में होगा वो कम हो जाता है और लॉ नीना में ज्यादा हो जाता है। तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रीजन, हाउ देयर इज द चेंज इन द प्रेशर डिफरेंस फॉर दैट। ये जो विंड हमारा होता है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मॉइस्चर, बारिश क्यों होती है, हवा में मॉइस्चर होता है एंड जब वो कंडेंस होता है तो बारिश होती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लॉ नीना एंड व्हाट इज द अल नीना, दो कॉन्सेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग। देन वी विल डिस्कस द तमिलनाडु फिशरमैन डाइज इन अ बिड टू इवैड द अरेस्ट बाय द लंका नेवी। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में फिशिंग एरिया को लेके हमेशा डिस्प्यूट है। मैप देखा होगा आप लोगों ने, इंडिया एंड श्रीलंका का वाटर बाउंड्री है, लेकिन ऐसे आप जमीन पे चलते हैं तो आपको बॉर्डर दिखता है कि गोरखपुर से कुशीनगर 20-30-40 किलोमीटर है, पता लगने लगता है ना गोरखपुर खत्म हो गया। लेकिन वाटर में तो बॉर्डर नहीं होता है ना, वहां लिख के नहीं रख सकते हैं, वहां पे कोई इंडिकेशन नहीं होता है, कब हम क्रॉस कर जाते हैं दूसरे के बॉर्डर में पता ही नहीं चलता है, तो इसीलिए ये डिस्प्यूट हमेशा रहता है। देन वी विल सी दैट द राजस्थान में इनेक्ट यूसीसी, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है और एक बार मेंस में पूछा भी है कि व्हाट इज हाउ वी कैन पास द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसा लॉ जो सबके लिए कॉमन हो। अभी तक जो पर्सनल लॉ है वो अलग अलग है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, पर्सनल लॉ डिफरेंट है, तो यूसीसी के द्वारा हम पर्सनल लॉ को भी कॉमन करना चाहते हैं। देन वी विल सी दैट द व्हाट अर्ली वार्निंग डिड केरला है। केरला में अभी ये न्यूज काफी है कि वहां पे क्या आया हुआ है, लैंडस्लाइड, हाँ वो निका वायरस से रिलेटेड नहीं है, ये वाला है जो अभी फ्लड आया हुआ है, लैंडस्लाइड एंड द फ्लड एक साथ आया है, तो वहां पे 200 लोगों से ज्यादा की डेथ हो चुकी है, उस पे ये न्यूज है। निपाह जी का भी अभी न्यूज में है क्योंकि वहां के भी डिजीज से कई लोगों की डेथ हुई है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, वो भी एक रीजन है केरला में, न्यूज है। ओके, देन वी विल सी दैट द 4 डेड एट द क्लाउड बर्स्ट wreak havoc to the हिमाचल प्रदेश। तो क्लाउड बर्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। ओके, then we will see that the prime minister takes dig at the China say India doesn't believe in the expansionism। तो यहाँ पे हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी मीटिंग वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से हुई है, तो हमने चाइना पे कमेंट किया, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम देखेंगे कि जो वियतनाम का हमारा जो विजिट है उसको लेके। ओके, देन वी विल सी दैट द राइट टू एजुकेशन, आरटी का मतलब क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसके द्वारा जो हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, जो चिल्ड्रन 6 से लेके 14 साल के बीच में होते हैं उनको फी नहीं देना पड़ता है, फ्री मिड डे मील, ये सब का प्रोविजन है। तो ये अब डिबेट चल रहा है कि जो 6 साल से कम के हैं तो उनका फ्री एजुकेशन हो सकता है क्या, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वो भी फ्री एजुकेशन में आएंगे। ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चल रहा है ना, अभी धीरे धीरे ठंडा होगा। Then we will see that the BCCI and SAI told the curb surrogate advertising for the tobacco and alcohol। तो ये एथिक्स से रिलेटेड है कि आप देखते हैं जो हमारे सुपरस्टार हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो रोल मॉडल होते हैं, अब वही अगर पान बीड़ी का प्रचार करने लगे तो आम जनता पे क्या होगा। तो यहाँ पे है कि एक होता है ना, लालच का भी एक लिमिट होना चाहिए। ऑलरेडी आपको जब करोड़ों रुपए मिल रहा है, मैच जीतते हैं 100-100 करोड़ उन्हें मिलता है, आईपीएल में बिकते हैं करोड़ों में,
तो वाई दे आर प्रमोटिंग सच थिंग फॉर द मनी? तो इस पे थोड़ा सा ये एडवाइजरी दिया गया है कि ये लोग थोड़ा कम प्रमोट किया करें इस टाइप की चीजों को, क्योंकि इससे कैंसर होता है। जो डेथ टोल इंडिया में कैंसर से है काफी ज्यादा है। देन वी विल सी दैट द स्टेट कैन डायरेक्टली बाई राइस फ्रॉम द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो हमारा सेंटर स्टेट का रिलेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जाती है, खरीदती है किसानों से, और स्टेट वहां से पहले बिडिंग करती थी, अब डायरेक्ट खरीद सकती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो मैनेज करती है, जो हम लोग फ्री में चावल, ये व्हीट एंड सीरियल्स देते हैं, जैसे जौ बाजरा भी मिलता है ना ये फ्री में, तो इसका मेन खरीदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करते हैं। ये सेंट्रल यूनियन लेवल पे है, मोदी जी के अंडर में जो यूनियन गवर्नमेंट है वहां पे वर्क करती है। पहले स्टेट को खरीदना होता था तो वो बिडिंग के थ्रू जाते थे। बिडिंग का मतलब पैसे की बोली लगाना, एक लेवल होगा जो आपको मिलेगा, उसके बाद आप जाके फ्री में जो भी देना हो। तो लेकिन इन्होंने कहा कि डायरेक्टली हम एफसीआई से खरीद सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजेक्टेड द शाही ईदगाह मास्क कमेटी। अभी जो मथुरा में लेके डिस्प्यूट चल रहा है मस्जिद एंड मंदिर को लेके, तो उस पे है कि उसका मेन हम जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं कि रिलीजियस प्लेस है कि नहीं। ऑलरेडी वी हैव द एक्ट रिलीजियस प्लेस का जो प्रोटेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे डीलिंग ये है कि ये असली में इसका नेचर क्या है। लड़ाई अब ये है कि अगर रिलीजियस प्लेस का नेचर नहीं पता है तो हम वो एक्ट नहीं लगा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Then we will see that the punitive tax on the imported laboratory chemicals remove। अभी जो बजट था वहां पे जो लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए हम केमिकल्स मंगाते हैं उस पे गवर्नमेंट ने 150% टैक्स लगा दिया था। 150 मतलब अगर 100 रुपए का वो खरीद के ला रहे हैं तो उसका 150% कितना होगा? 100 का 150 रुपए और ऐड कर दे तो 250 रुपए का पड़ेगा। तो आप जितना खरीद नहीं रहे उससे 2.5 गुना हो गया। तो एक्सपेरिमेंट लोग कैसे करेंगे? जो नॉर्मल साइंटिस्ट है उनके लिए ये दिक्कत की बात थी, तो अभी घटा के बहुत विरोध हुआ है, तब इन्होंने 10% वापस कर दिया है। देन वी विल सी दैट द वर्डिक्ट ऑन द मनी बिल। मनी बिल एक दिन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, मनी बिल से रिलेटेड 110 आर्टिकल। तो थोड़ा सा इस पे आज फिर आर्टिकल है तो थोड़ा सा हम इसको फिर से देखेंगे। Then we will see that the contested harvest. Okay. So what is this? ये रिलेटेड है जो जीएम क्रॉप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जीएम क्रॉप जैसे अभी तक कॉटन के लिए देते थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन्स हम चेंज कर रहे हैं वो अब हम मस्टर्ड जो सरसों होता है उसके लिए रिलीज कर रहे थे। तो उसको विरोध हो रहा है कि उसका जो निगेटिव इंपैक्ट है वो किसी को नहीं पता है, तो उसको लेके है कि आप थोड़ा लेट करके कीजिए, पहले पूरा इसका इंपैक्ट देख लीजिए उसके बाद यू शुड रिलीज। तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी दैट द सेंटर बीइंग इनइक्विटियस टू द स्टेट ट्रांसफर। जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है, जो अभी हमने हाल ही में देखा था कि माइनिंग एंड मिनरल्स रूल को लेके और भी कई एरिया में स्टेट हमेशा क्लेम करता है कि सेंटर इनका इंक्रोच करता है, इनका जो पावर है। तो उस पे है, ऑलरेडी हमने आप काफी डिस्कस किया तो इसको उतना ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द रेलिवेंस ऑफ द पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, व्हाट इज दिस। ओके, ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है या जो विंड एनर्जी है उसमें काफी काम आता है। तो ये जीएस पेपर 3 रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इलेक्शन ऑफ द यूरोपियन कमीशन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट देखेंगे, पीसीएस में ये काम आ सकता है और इंटरनेशनल रिलेशन में। ये सब टॉपिक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्लियर हो रहा है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला न्यूज, स्टेट कैन सब क्लासिफाई कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारा रिजर्वेशन प्रोसेस है वो कास्ट बेसिस पे है। जिस कास्ट का पॉपुलेशन जितना है उस हिसाब से हमने दे रखा है। एससी शेड्यूल कास्ट जिनको पहले अनटचेबल के जैसे ट्रीट किया जाता था। दूसरी जो है वो एसटी जो ट्राइबल है, जो जंगलों में रहते थे। एंड थर्ड इज द ओबीसी। ओबीसी में क्रीमी लेयर था। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो क्लास होता है, एक कम्युनिटी है उसमें कुछ लोग ऑलरेडी अमीर होते हैं। हमने रिजर्वेशन क्यों दिया है कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको बराबरी का हक मिले। जैसे शहर में जो रह रहा है एसी में रह के पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे घरों में रह के पढ़ रहा है, और जो आदमी किसी गांव में बाढ़ पीड़ित एरिया में है कि अभी बाढ़ आया 2 महीने के लिए शिफ्ट करा दिया गया कहीं और, फिर उनका सारा घर और चला गया, धूप में बैठ के पढ़ रहा है क्योंकि उसके वहाँ एसी का नहीं है।
तो ऐसे कंडीशन में हम इक्वालिटी कैसे लाएंगे? एक आदमी दिल्ली में जाके पढ़ रहा है, एक आदमी जाके छत्तीसगढ़ के किसी ट्राइबल एरिया में पढ़ रहा है, फॉरेस्ट में। ट्राइबल कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो डिफरेंस कैसे लाया जाए? दो आदमी को एक साथ कॉम्पीट एक लेवल पे नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी स्थिति अलग अलग है। हो गया ना? जैसे हम अगर अगर कोई कितना भी तेज है यहाँ पे, हिंदी में बहुत तेज है, और कोई अमेरिका से आया, वो अमेरिकन है, उसका जो मदर टंग ही इंग्लिश है, कितना भी हिंदी वाला यहाँ वाला तेज हो, हम इंग्लिश जो हमारा पैटर्न एग्जामिनेशन का कर दें, इंग्लिश में कर दें, तो कौन आगे आ जाएगा? नेचुरल वे में यूएस वाला आगे आ जाएगा, क्योंकि वो तो नेचुरली पढ़ रहा है ना। तो ऐसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो ऑलरेडी लोग शहरों में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी अपर कास्ट है, मैक्सिमम वो कहाँ पे है? सिटीज एरिया। दे ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज, दे ऑलरेडी हैव द एवरीथिंग, कनेक्शन, सोर्स, सब नॉलेज होता है। एक जंगल में रहने वाले को तो 10-12 तक पता ही नहीं चलता है कि कंपटीशन आगे कैसे दिया जाता है, किसका फॉर्म कब आता है, नॉर्मल नहीं पता होता। लेकिन एक आईएएस का लड़का है, उसको सब पता होगा, वो क्लास 2 से ही पता है कि द हिंदू पढ़ना है, क्योंकि उसके घर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही आता है, इंग्लिश वाली ही पेपर आती है। और बाद में जो नॉर्मल किसी गांव में रहने वाले अगर किसी बच्चे का देखे, तो वो पूरी लाइफ दैनिक जागरण पढ़ के बड़ा होता है। तो कंपटीशन कैसे बराबर हो सकता है? तो इसके लिए हमने रिजर्वेशन दे के रखा है कि आप जो इस कैटेगरी में है वो आपस में कॉम्पीट करें, और जो ऑलरेडी अपर क्लास में है, अपर कास्ट में, वो अपना अलग कॉम्पीट करे, अलग अलग, इसीलिए कट ऑफ आता है। क्लियर हो रही है? यहाँ पे अभी तक था कि माना जाता था कि जो एससी कैटेगरी है उसमें सब पिछड़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको अनटचेबल रखा गया। छुआछूत इतनी, जैसे ओबीसी में था कि ओबीसी वर द डोमिनेंट, दे हैव द फील्ड था, एग्रीकल्चर था, तो प्रोडक्शन था। लेकिन एससी जो कास्ट थी उनको तो एकदम अलग ही रखा गया था ना, वो तो गांव में भी नहीं घुसने देते थे। टच होने पे भी मानते थे कि अरे ये अगर टच कर लिया तो चीजें इनप्योर हो गई। आज यू गेटिंग ना? गंगा जल से नहाने का वो था कि गंगा जल जाके गिराना है, तो माना जाता था कि वो सब एक कैटेगरी में, वो फॉरवर्ड है ही नहीं है, वो वेल ऑफ है ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब एग्जामिनेशन प्रोसेस हमने देखा, 70 साल हो गए, हमने इसमें देखा कुछ कैटेगरी एससीज में, एससी में तो एक कास्ट है नहीं, बहुत से कास्ट आते हैं। जैसे कोई लाश जलाता है, कोई मछली पकड़ता है, होता है ना, डिफरेंट कास्ट है एससीज में। कोई डिफरेंट कास्ट है, उसमें भी सब है, सब कैटेगरी है। कोई बहुत ज्यादा, जैसे कोई आप लाश जलाने वाले में भी जाएगा तो कोई चंडाल में आता है, कोई होता है ना, डिफरेंट कैटेगरी उनमें होती है। एक आप अनटचेबल में भी देखिएगा, उसमें भी काफी डिवीजन है, उस डिवीजन में भी हायरार्की है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो उनमें कुछ लोग थोड़े वेल ऑफ हो गए थे, थोड़े अमीर हो गए थे, और उनके पास पैसे आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मायावती का किस कैटेगरी से आती हैं? जाटो। जाटो है ना, वो एससी कैटेगरी में आती है, लेकिन दे आर द वेल ऑफ। आप देखिएगा, दे आर वेरी वेल ऑफ। ऐसे ही आप राजस्थान में एक मीना कैटेगरी आती है, मीना एसटी में आते हैं, लेकिन वो बहुत वेल ऑफ होते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास सफिशिएंट मनी होती है। तो ऐसे कैटेगरी में अगर मानिए टोटल एससी कास्ट जो है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो नंबर ऑफ एससीज अगर किसी एरिया में मानिए 1000 है, ठीक है, माने टोटल उस एरिया का पॉपुलेशन 3000 है। 3000 में हमें सीट रिजर्व कर लिया एससीज के लिए 10। अब इस 1000 में मानिए 10 मीनाज हैं, 10 जाटो हैं, एंड आप 80 समझ लीजिए और एससी कैटेगरी के और लोग हैं। अब इनके लिए जो 10 सीट है, आप देखिएगा ये जो 20%, 100 ले लेते हैं, 100 जाटो, 100 मीना है ये 20%, लेकिन टोटल सीट पे कैप्चर इनका हो जाएगा। और जो 800 हैं 8 कैटेगरी, उन पे 0 रहता है। सब कैटेगराइजेशन कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस आ रहा है। ये लोग हमेशा कैप्चर करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा ऊपर चले जाएंगे, और जो बचे हुए हैं वो हमेशा नीचे रहेंगे। हमारा रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस था, हम इसलिए लाए थे कि समाज बराबर हो, सबको ही बढ़े। ये लेवल है, तो हम चाहते थे ये भी इस लेवल पे आ जाए। अब इसमें कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग नीचे रह रहे हैं, 90%। तो एक हम उस समाज में भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एससीज में भी जो ऑलरेडी आगे हैं, अगर उनका एक इनकम रखेंगे, जैसे ओबीसी में क्या होता है, 8 लाख से ज्यादा है तो आप ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं ले सकते हैं, क्रीमी लेयर में हो जाते हैं ना। ये वाली चीज पता है आपको? पता है ये? ओबीसी में अगर जिसके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख होता है, वो जनरल कैटेगरी से उनको
एग्जाम देना होता है, वो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एससीज एंड एसटीज में भी होना चाहिए, उनका भी एक आप लेबल रखिए, और उनके भी अगर जिनके पेरेंट्स अमीर हैं उनको ये वाला रिजर्वेशन मत दीजिए, वो जनरल कैटेगरी से लड़े। दिस इज द मेन थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। चीजें समझ में आ रही है ना कैसे, कि जो एससीज एसटीज हैं उनमें भी सब कास्ट हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, टोटल अभी डिवीजन किस लेवल पे है? 4 लेवल पे है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एंड एसटी, यही है ना। लेकिन जो ये प्लेन प्लेन लग रहा है, ये प्लेन प्लेन नहीं है, इसमें भी काफी डिवीजन है। जैसे आप देखिएगा जो ओबीसी है कुछ बहुत ऊपर है, कुछ थोड़े नीचे हैं, कुछ और भी नीचे हैं, और कुछ बहुत नीचे हैं डेवलपमेंट में। अब इसमें जो ऑलरेडी ऊपर है इनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मानिए 100 सीट यूपीएससी की टोटल 800 सीट आई, 100 सीट हमने ओबीसी को ले लिया, तो ओबीसी में ये सीट सबको जाना चाहिए ना। लेकिन नॉर्मल देखा जाता है कि ये सारे सीट इनको चला जाता है। ये इनमें ओबीसी में 10% है, लेकिन 90% 80% सीट वो लेके जाते हैं। सेम एससीज में भी है, एससी में भी एक लेवल पे नहीं है, यहाँ पे भी काफी डिविजन है। आर यू गेटिंग ना, कि कैसे डिवीजन विद इन है। सेम ये डिवीजन जनरल कास्ट में भी था, जनरल में भी था, इसीलिए हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से हमने रिजर्वेशन लाया। दैट इज द रीजन, कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि सब लोग वो है। चीजें क्लियर हो रही हैं कि क्यों ये लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये, तो दिक्कत ये थी कि ये सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही थी कि ये आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कीजिए, क्योंकि जो लॉ रिजर्वेशन से रिलेटेड है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। 2 लेवल पे गवर्नमेंट अभी है जहां पे लॉ बनता है, एक मोदी जी पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, और दूसरा जो हर स्टेट में, जैसे यूपी वाला कहाँ पे है, लखनऊ विधानसभा योगी जी। क्लियर हो रही है। तो अभी तक ये स्टेट्स के हाथ में सब क्लासिफिकेशन का, अब बोले हैं कि अगर स्टेट चाहे तो वो सब क्लासिफाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक। ठीक है, जो ओबीसी का रिजर्वेशन था और उससे रिलेटेड जो सबसे फेमस केस था, क्या था, एक दिन 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंदिरा साहनी केस, क्वेश्चन भी किया था कल परसों। तो इंदिरा साहनी केस है, दैट इज रिलेटेड टू द ओबीसी का जो क्रीमी लेयर आया था, उन्होंने डिसाइड किया था। यहां पे हम देख रहे हैं कि अब जो डिसीजन होगा दैट विल बी फॉर द एससीज एज वेल। ओके, रिजर्वेशन की पॉलिसी आर्टिकल किससे आती है? सुप्रीम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। किस आर्टिकल से है रिजर्वेशन? 15 और 16 से। क्या डिफरेंस है 15-16 में? जो हमारा रिजर्वेशन का पॉलिसी है, रिजर्वेशन साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सब में इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी से रिलेटेड मेन जो 3 क्लॉज है, आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ठीक है, एक बार मैं 14 को दिखाता हूँ। 14 बहुत छोटा सा क्लॉज है, ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक लॉ बनेगा और उसके अंडर में सब पे वो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे अगर मैं चोरी करूं तो मुझे भी अगर 2 महीने की सजा होती है, तो अगर अंबानी ने चोरी किया है तो अंबानी को भी 2 महीने की सजा होगी, मोदी जी ने किया है तो उनको भी 2 महीने की सजा होगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए बराबर है। इक्वालिटी मतलब समझ में आ रहा है ना, समानता। बिफोर लॉ, सभी लॉ के सामने सभी बराबर है। जैसे अगर मैं जाके वहां पे स्पीड करूं या रेड लाइट को क्रॉस करूं, अगर रेड लाइट है और मैं उसको क्रॉस करूं, या मेरे पास डीएल नहीं है और मैं जाके चला रहा हूं गाड़ी, तो मेरे ऊपर फाइन पड़ेगा अगर पकड़ लिया पुलिस ने। तो वो जो फाइन मुझे लगेगा डीएल नहीं लेने के लिए, वही आपको भी लगेगा, वही उनको भी लगेगा, वही अंबानी के भी लड़के को लगेगा, यही अगर कोई और भी किसी भी पोस्ट में सबको वही लगेगा। तो दैट इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये कॉन्सेप्ट है कि लॉ सबके लिए समान होगा, लेकिन समान लॉ होने के लिए सभी को बराबर स्थिति में होना चाहिए। नॉर्मल लॉ तो समान होगा, लेकिन अगर आप लॉ हर एरिया में बनाने लगे समान, जैसे कि जॉब में, एजुकेशन में, तो जो लोग पहले से ही पीछे हैं
वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। होता है ना, जैसे आप इक्वालिटी बिफोर लॉ लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक दिन टेस्ट ले रहा हूँ, या कोई टीचर अपने स्कूल में टेस्ट ले रहा है और वो क्लास 5th के, क्लास 8th के, क्लास 10th को, तीनों को लड़कों को बुलाया और तीनों को एक ही पेपर दे दिया, क्लास 9 वाला। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के नाम पे वो इनइक्वालिटी कर रहा है ना, क्योंकि तीनों का लेवल अलग अलग है। समाज में ऐसे ही लोगों का जो लेवल है कम्युनिटी का, वो अलग अलग है। और अलग अलग इसलिए नहीं है कि वो लोग मेहनती नहीं है, तीनों लोग मेहनती हैं, लेकिन सामाजिक कंडीशन इस समाज का ऐसा था कि उनको अलग रखा गया। मेन हम जॉब और एजुकेशन किस बेसिस पे देते हैं? जॉब हम एजुकेशन के बेसिस पे देते हैं, हर एग्जाम में एग्जामिनेशन होता है। अब मानिए जिस कम्युनिटी को पहले पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते थे, स्कूल में घुसने ही नहीं देते थे, गांव के मेन एरिया में घुसने ही नहीं देते थे, तो वो लोग पहले से पीछे हैं। तो उनके लिए जॉब अगर सेम कीजिएगा, और जिनका मेन काम पढ़ना ही था, तो वो लोग हमेशा आगे हो जाएंगे ना। आर यू गेटिंग ना? अगर आप उनके फेवर में बना दिए ना आपने, तो अगर आप जॉब देना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन का बेसिस फिर चेंज कीजिए, कि जो पढ़ने वाले हैं उनको पेपर दे दीजिए, जिन्होंने खेती की है उनसे खेती करवा के जॉब दे दीजिए, जिन्होंने घड़ा बनाया है उनसे घड़ा बनवा के कर लीजिए, जिन्होंने लाश जलाया उनसे लाश जलवा के ले लीजिए जो सबसे बढ़िया है, और जिन्होंने मछली मारा है उससे मछली मरवा के ले लीजिए, तब होगा ना बराबरी। तो वो हमेशा उसमें आगे होंगे। मानिए एक जॉब लिया जाए और जिसमें केवल मछली कौन तेजी से पकड़ता है बिना किसी टूल्स के, जाल फेंक के, तो कौन जीतेगा? जो बरसों से मछली मार रहा है, उनका जॉब में संख्या ज्यादा हो जाएगा। आगे कटिंग ना, जो दिन रात खेत में काम किया है, अगर हम आईएएस का पेपर ना ले, हम कहीं खेती करवा के ले लें कि आप एक खेती कीजिए जो जल्दी से खुद के दम पे कोड़ के सब कुछ बो के और उगा लेगा, सबसे ज्यादा पैदावार होगी, उसको आईएएस बना देंगे। तो जो वर्षों से खेती कर रहे हैं वो आगे हो जाएंगे। आर यू गेटिंग ना? तो ऐसे में जो हमने एजुकेशन सिस्टम लाया, तो एजुकेशन सिस्टम से कई कम्युनिटी को हमने बाहर निकाल के रखा था। तो इसीलिए हमने प्रोविजन लाया कि यहाँ पे हमने कहा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि जो लोग पहले से सोशली एंड इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली जो लोग पहले से ही बैकवर्ड हैं, उनके लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, तभी तो समानता आएगी। जब पेपर हम 4 क्लास के बच्चों को बुला रहा हूं, तो मैं चारों क्लास का अलग अलग बनाऊंगा ना, उन्हें कुछ तो दूंगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे स्टेट अलग से प्रोविजन बनाता है, इसी प्रोविजन के थ्रू रिजर्वेशन दिया जाता है कि उनकी संख्या इतना है, वो लोग इतने दिनों में पढ़ाई नहीं की है, तो उनको अलग हम टेस्ट में बैठा लेते हैं। गवर्नेंस या पढ़ना कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो लोग हजारों सालों से पढ़ रहे हैं उन्होंने कुछ खास कर लिया। आगे गेटिंग ना, क्योंकि आप देखिएगा जो हमारा साइंटिफिक जितना भी हमारा इन्वेंशन हुआ है, अभी भी हम सब यूएस से या यूरोप से मंगाते हैं, ऐसा तो है नहीं। दिक्कत ये भी है, ये भी डिबेट में आता है कि गवर्नेंस में कोई इतना इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है। इंटेलिजेंस की जरूरत होती है तो केवल आईआईटी कानपुर से बुला लेते हैं और लोगों को मौका ही नहीं देते, या आईआईटी से भी अच्छा एमआईटी, यूएस का जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से बुला लेते, आईएम अहमदाबाद वालों को उठा के लाते। गवर्नेंस में ईमानदारी की जरूरत होती है कि आपके पास पैसा आ रहा है, आप लगा दे रहे हैं, यही है ना। गवर्नेंस क्या है? एक नेता क्या करता है, या एक कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर के पास पैसा आएगा, उसके बाद वो नॉर्मली क्या करेगा, चीजें सही से हो रही हैं, नॉर्मल भी अगर सेंस है तो आदमी लगा लेगा। मेन उसके पास जो इंटेलिजेंस होना चाहिए वो होना चाहिए उसका एथिक्स, एथिक्स होना चाहिए ना, वो ईमानदार होना चाहिए, उसको दया भावना होना चाहिए, दूसरों के प्रति एक कर्म करने की भावना होना चाहिए। मेन ये है ना, इंटेलिजेंस की ऐसा थोड़ी कि वो रिसर्च करवा रहे हैं, गवर्नेंस में रिसर्च नहीं होता है। गवर्नेंस में चीजों को आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, आपके अंडर में कई लोग हैं जो आपको बुद्धि देंगे। क्लियर हो रही ये चीजें? तो गवर्नेंस के लिए माना जाता है कि नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है अगर उसके अंदर एथिक्स है। एथिक्स का जैसे ऑनेस्टी, करेज, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीजें हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? ऐसा नहीं है कि जितने लोग देश के बढ़िया लीडर रहे हैं वो हमेशा टॉप ग्रेड ही रहे। गांधी जी 3rd डिवीजन लॉ, ओके, या किसी का भी ले लीजिए, कामराज इलिटरेट, और भी बहुत से ऐसे हैं जो काफी अच्छा गवर्नेंस किए हैं, लेकिन देवर नॉट एजुकेशनली दैट मच एट द लेवल। तो इसीलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी आई है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना क्या है मेरे? कि आप, ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं एजुकेशन या जो भी गवर्नेंस है उसके लिए आप हमेशा इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई काउंटर पॉइंट आपकी तरफ से?
अपना ओपिनियन दीजिए आप लोग। इन्होंने कहा रिजर्वेशन पॉलिसी है इक्वालिटी लाने के लिए, आप किस पे देना चाहते हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो अलग डिबेट है। अब जैसे रिजर्वेशन का मतलब जो प्रोविजन है वो जस्टिफिएबल है कि नहीं, तो मेन हमारा ये है कि इक्वालिटी लाना। कम्युनिज्म को तो ऐसे भी हम लोग वेलफेयर से तो काउंटर कर सकते थे। वेलफेयर का मतलब सबको फ्री में पैसे दे दें, फ्री में दाल चावल सब बांट रहे थे, वो तो बांट ही रहे हैं, अभी भी बांट रहे हैं। कम्युनिज्म का यही है ना कि वेलफेयर हम बढ़ा दें। रिप्रेजेंटेशन से क्या लेना, रिप्रेजेंटेशन तो ये है कि सबकी इक्वालिटी आ जाए हर एरिया में, पढ़ाई में, गवर्नेंस में। ऑलरेडी तो गवर्नमेंट वो जो आप कह रहे हैं विदाउट रिजर्वेशन का भी तो ये सब चीजें हो रही हैं, गरीबों वर्कर्स के लिए फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, वहां पे तो रिजर्वेशन नहीं दिया, वो तो सबको दे दे। हाँ। हम्म हम्म। हाँ, एक रीजन ये भी था कि कम्युनिज्म को हम नहीं चाहते थे। कम्युनिज्म हमेशा ये जो वर्कर क्लास होता है या जो भी दबा कुचला होता है उनके अंदर इमोशन जगा के अपने सपोर्ट में लाते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया का कॉन्सेप्ट था वो बहुत अलग था। हमने कहा था कि हम हर वर्ग को हम ये कोशिश करेंगे कि वो अपना ऐसा महसूस करे कि वो भी इंडिया के फ्यूचर में भागीदार है, जो इंडिया का हम कुछ भी बना रहे हैं उसका भागीदार है। इसीलिए हमने लोकसभा में भी उनके लिए रिजर्वेशन दिया, जो हमारे स्टेट असेंबली होते हैं उसमें भी दिया हमने, और हमने जॉब में भी दिया, धीरे धीरे हमने एजुकेशन में भी कर दिया। ताकि ये है कि अगर एक तबका हमेशा पीछे रहेगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि ये मेरा देश है। फिर वो लोग वायलेंस करने लगते हैं ना कि हमें अलग ही देश बना दो, भले हम गरीब हैं लेकिन कम से कम हम अपना डिसीजन खुद तो लें, हमारा डिसीजन कोई और ना ले। तो देश में सेसीजन ना हो इसके लिए भी रिजर्वेशन लाया गया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे गांधी और अम्बेडकर में बहुत डिबेट हो रहा है। फिर वहां पे पूना पैक्ट भी 1932-33 में ये होता है। तो ये डिबेट यही था कि जो अम्बेडकर थे वो तो मानते ही नहीं थे कि हम हिंदू समाज के हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हम एक हो सकते हैं, जो समाज हमें अपने साथ बैठाने को नहीं तैयार है, मेरा पानी पीने को नहीं तैयार है। अरे अभी आप लोग नहीं देखते हैं, पहले बहुत ज्यादा ये सब था, अभी भी गांव में जाइएगा बहुत ज्यादा छुआछूत का ये चीज है कि आप उससे टच भी नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि वो मेरा है। जब आपको पावर कैप्चर करना है तो मेरा है, अब वो कह रहा है ठीक है हम नहीं है आपके तो हमें अलग कर दीजिए। होता है ना, जब नहीं है तो हमारा भी तो हक हुआ। जैसे घर में अगर आपके 4 भाई हैं, भले वो कितना भी अनपढ़ है गरीब है, लेकिन जब उसका भी तो घर में हिस्सेदारी होता है, पिताजी उसको भी देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो सबसे ज्यादा पढ़े हैं, जो सबसे ज्यादा होशियार है उन्हीं को सब दे दिया जाता है। एक होता है ना कि आपका भी जो हक है, आप देश में पहले से रह रहे हैं, उनकी भी आबादी 15%, 7.5% ऐसे रही है ना। तो अंबेडकर तो रिजर्वेशन को भी लेके नहीं तैयार थे, वो तो कह रहे थे, जब अंग्रेजों से डिबेट हो रहा था तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी कि हमारा इलेक्टोरेट ही सेपरेट कर दीजिए। बाद में तो कॉम्प्रोमाइज करके रिजर्वेशन पे लाया गया था कि ठीक है आपका हम सीट फिक्स कर देते हैं। तो दैट इज मेन थिंग। तो इस पे आप हिस्ट्री में पढ़ेगा, बहुत डिबेट है, अंबेडकर और गांधी जी में डिबेट चल रहा है। अंबेडकर कह रहे हैं कि नहीं कभी दलित कास्ट को अपना नहीं सकता है, तो गांधी कहते हैं कि नहीं, अगर अनटचेबिलिटी कंटिन्यू रहेगा तो हिंदुइज्म का डेथ हो जाएगा, हिंदू बिना अनटचेबिलिटी के डेथ हुए हिंदुइज्म सरवाइव नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा 5 साल देश के कोने कोने में जाके लोगों को जागरूक करूंगा। तो लोग जागरूक नहीं होते ना, इतना जो वर्षों से चला आ रहा है वो चीजें लोग नहीं वो सोच पाते हैं। उन्होंने उन उस समय तो आइडियलिज्म ये था कि 10 साल में हम सब खत्म कर देंगे, पर हुआ 10 साल में? 50-60 साल बाद भी अभी भी देखिएगा कि हर 2 दिन पे आप एक न्यूज पढ़ते हैं कि किसी दलित ने घोड़े पे चढ़ा तो लोगों ने पिटाई कर दी। होता है ना, कोई कोट पैंट पहन लिया तो पिटाई कर दी, ऐसी चीजें आप पढ़ते हैं। अभी भी आप गांव में देखिए तो अलग अलग लोगों में बसने का वो एरिया है कि गांव के इस एरिया में ये लोग बसे हैं, गांव के इस एरिया में ये लोग बसे हैं, अभी भी इंटरमिक्सिंग नहीं है। लेकिन चीजें हैं कि आप अभी भी आप जैसे अगर दलित जो कास्ट है वो जाके मेन वाले एरिया में रहने दे तो लोग विरोध करते हैं अभी भी। तो अभी भी मेंटेलिटी है ना, आप उनको छाट के रखे हैं ना अभी भी। तो चीजें इस तरीके की मेंटेलिटी है। अभी भी होता है ना, आप जब जाते हैं तो रूम वूम लेने या मकान लेने तो पूछा जाता है नाम क्या है, आगे क्या है, अभी भी चल रहा है ये। अभी भी इंटर कास्ट मैरिज कहाँ है? ना ही इंटर कास्ट मैरिज है, ना ही इंटर रिलीजन मैरिज है, नहीं है।
5% है जो अभी रिपोर्ट आई है, 5% ओनली इंटरकास्ट मैरिज है 70 साल बाद भी। तो 70 साल बाद तो मॉडर्नाइजेशन आ जाना चाहिए ना, जब सब इक्वल है तो शादी करने में क्यों दिक्कत है? जब सब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जैसे एक विरोध के लिए ये आता है कि अब तो इक्वालिटी आ गया, छुआछूत नहीं है। जब छुआछूत नहीं है तो फिर तो शादी भी तो एकदम कॉमन हो जाना चाहिए था, कोई नाम पूछ के आगे पूछ के शादी नहीं करता। तो दैट इज द डिबेट। ओके, तो यहाँ पे बहुत डिबेट है, हम लोग बाद में इसमें डिस्कस करेंगे पूरा कि क्या प्रोसेस क्या कौन सा है। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि 15 में, मैं उस दिन भी बताया था, रिजर्वेशन कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इक्वालिटी लाने के लिए जो स्टेट है वो स्पेशल कानून बना सकता है, वो स्पेशल कानून ही रिजर्वेशन है। आपसे अगर कोई पूछे कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो नहीं लिखा है, वो स्पेशल कानून है, हम इक्वालिटी के लिए लाने के लिए बनाए हैं, दैट इज मेन थिंग। ओके, जो 15 है, 15 एजुकेशन के लिए डिफरेंट एरिया में बनाता है, और जो 16 है वो बहुत स्पेसिफिक है, वो कहता है जॉब में, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। 15 एंड 16 दोनों में ही रिजर्वेशन की के लिए पॉलिसी दिया गया बिना रिजर्वेशन लिखे, स्टेट का स्पेशल पावर से। लेकिन 16 में साफ साफ लिखा है एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। अब इसको छोड़ के कोई भी नया अगर कानून बनाना है जिसमें हम रिजर्वेशन टाइप की पॉलिसी देते हैं, जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि गर्ल्स को साइकिल बांटा जा रहा है, तो वो 15 में आ जाएगा। जॉब की बात आएगी तो 16 में आएगी। जैसे साइकिल बांट रहे हैं गर्ल्स के लिए, तो दैट विल बी इनटू द 15। अगर बच्चों के लिए फ्री में खाना बांट रहे हैं तो दैट विल बी इन द 15। एजुकेशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं 15। जॉब को छोड़ के कुछ भी आएगा दैट विल बी इन द 15। क्लियर हो रही ये चीजें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 16? दोनों में बात ये है कि इनइक्वालिटी, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन आगे इन्होंने सिर्फ साफ साफ लिख दिया है कि इस आर्टिकल में ये जो हमने रोक के रखा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट, ये तब नहीं लगेगा जब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके का होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया है, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव। क्लियर हो रही है? अब एक होगा पॉजिटिव, मैं भेदभाव करूंगा लेकिन पॉजिटिव करूंगा, होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में, मानिए किसी घर में दो भाई हैं और एक भाई का पैर नहीं सही है, पोलियो हो गया या कुछ भी हो गया, और दूसरा भाई एकदम हेल्दी है। तो फादर क्या करेंगे, जो भाई को पोलियो हुआ उसके लिए व्हील चेयर ला देंगे, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। जो सही है उसके लिए कुछ नहीं लाएंगे। तो अब ये जो सही है वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे लिए आपने व्हील चेयर नहीं लाया। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो जो ऑलरेडी निगेटिव में है उसको हम आपके बराबर कर सकें। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये डिस्क्रिमिनेशन सही है। लेकिन फादर ये नहीं कर सकते कि जाके एक डंडा खरीद के लाएं और जो ऑलरेडी हेल्दी है उसको दे दें कि मारो उसको। ऑलरेडी ये डोमिनेटिंग है, डंडा दे देंगे तो और मारेगा, तो ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग ना? तो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते कि जो ऑलरेडी पावरफुल है उसके लिए आप कोई पॉजिटिव चीजें बना दें, तब ये निगेटिव में चला जाएगा। जो कमजोर है उसके लिए आप ला रहे हैं कुछ जिससे कि बराबरी दोनों में आ सके, दैट इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दो चीजों में आपको क्लियरिटी होना चाहिए, व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज द निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इसे अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है कि वो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव दिशा में लेके मूव करेगा समाज को। ठीक है ना? तो डिस्क्रिमिनेशन आप देखिएगा कि अब होता है ना कभी कभी, अब जैसे साइकिल बट रहा था बिहार में लड़कियों के लिए, तो लड़के अब विरोध करने लगे कि लड़कों को भी बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हुआ है? विमेन्स के साथ हुआ है ना। अरे विमेन्स का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में कम है ना। जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे आप नॉर्मल देखते होंगे कि आप लड़कियां जा रही हैं तो कौन कमेंट बाजी करता है? लड़के करते हैं ना। ऐसा थोड़े कि लड़का जा रहा है लड़की कमेंट कर रही है, ऐसा तो नहीं होता इस समाज में। तो जिस समाज में, जैसे अब आप कमेंट कर रहे हैं लड़की जा रही है, तो वो लड़की आगे से पढ़ने जाएगी, उसके घर वाले रोक देंगे ना। तो हम साइकिल देंगे तो उनको लगेगा कि ये जो कमेंटबाजी है उससे वो बच सकते हैं, जल्दी स्कूल पहुंच सकते हैं। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और भी एरिया में करते हैं जहां पे जो पहले से जो तबका
जो ऑलरेडी जिसको परेशान किया गया, जो उसको वीकर सेक्शन में रखा गया, उसके लिए हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज इक्वल हो सके। चीजें सही हो रही हैं? यही है 15 एंड 16। तो इसमें आप जान रहे हैं कि व्हाट इज द अफर्मेटिव एक्शन, व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज द नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, और ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 15 16 क्लियर हो रहा है? चले आगे। नेक्स्ट न्यूज, पीसीएस के लिए सिर्फ आप नाम लिख लीजिए। जो तीसरा वाला है वो स्वप्नील कुसाले को मिला है। अगेन इट इज द ब्रॉन्ज एंड 50 मीटर राइफल। ये किस स्टेट के हैं? दिस इज, एक बार सर्च कीजिएगा, स्टेट तो नहीं लिखा है। स्वप्नील कुसाले, आई थिंक ही इज फ्रॉम द महाराष्ट्र। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रॉन्ज है तीनों को, अभी जो मिला है इंडिया को, तीनों को ब्रॉन्ज ही मिला है। ओके, प्लीज नोट डाउन, ये स्वप्नील कुसाले, ही हैज गॉट द ब्रॉन्ज मेडल एंड इन द 50 मीटर राइफल। ये कंटिन्यूसली जो लैंडस्लाइड की केसेज है, वयनाड, ठीक है। वयनाड में कल हम लोगों ने वो बोला था, डोडा बेटा वयनाड में नहीं है, वो ऊटी में है। मैं वो थोड़ा सा इधर का उधर करवा दिया था। डोडा बेटा जो हमने सेकंड हाईएस्ट पीक लिखा था वो ऊटी में है, वो वयनाड में नहीं है, उसको चेंज कर लीजिएगा। अभी जो रिपोर्ट आ रही है दैट इज फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बारिश होगा, कितना बारिश होगा, उसकी अमाउंट को बताता है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन्होंने बोला है कि इस बार अगस्त और सितंबर में जो रेनफॉल होगा वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। बारिश इस बार ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ला नीना का कंडीशन है। अब ला नीना का कंडीशन क्या है? बारिश क्यों होती है? एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं। जैसे ये पूरा ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, उधर बे ऑफ बंगाल। अब इधर से जब बारिश जब विंड फ्लो होगी तो विंड में मॉइस्चर लेगा, वाटर से होता है ना, भाप बन के जो उठती है, तो वो मॉइस्चर लेके इधर आएगा, ठीक है। अब इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? पहाड़ जहां जाए, ऊंचाई पे जाने पे कंडेंसेशन होने लगता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो ठंडा बढ़ने लगता है। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर चलते जाइए, ठंडा बढ़ते गया, तो सेम इज द कंडीशन, यहाँ पे जाइएगा, कंडेंसेशन होने लगता है। और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब वो आइस पार्टिकल कंडेंस होके अपना ग्रेविटी के खिलाफ वेट को संभाल नहीं पाता। नीचे हमेशा ग्रेविटी लगती है ना, एक लेवल के बाद आप रुई फेंकिए तो उड़ेगा, ये पेन फेंकूंगा उड़ेगा, वो नीचे गिरेगा ना। जो उस लेवल हाई, जैसे आप पतंग उड़ाइए, पेपर है तो उड़ेगा, लेकिन वही थोड़ा सा भारी कर दीजिए तो नहीं उड़ेगा ना। तो दैट इज द कंडीशन। एक लेवल के बाद जब ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होता है और ऊपर उड़ाने वाले हवा का ड्राफ्ट फोर्स कम हो जाता है तो वो नीचे आ जाएगी। जब तक नीचे जो ड्राफ्ट फोर्स होता है वो अगर ज्यादा हो तो ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग ना कि कैसे होती है? तो यहाँ पे दैट इज द रेनफॉल। अब इधर हवा ज्यादा बहेगी तो रेनफॉल ज्यादा होगा, ज्यादा हवा बहेगी तभी तो ज्यादा होगा। तो एक कंडीशन जब लॉ नीना का कंडीशन होता है, जो इस वाले एरिया में, जो हमारा ईस्ट पेरू का एरिया है, पैसिफिक ओशियन, वहां पे क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस से ही हवा बहती है। आप जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी पहाड़ या कभी थोड़ी ऊंचाई पे जाइए, वहां से आप कुछ नीचे उसको रोल कीजिए तो वो तेजी से आएगा। लेकिन ढलान अगर कम होगी तो और स्पीड कम होगा। जितना हाई, जितनी ढलान ज्यादा होगी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो इसको प्रेशर डिफरेंस कहेंगे। यहाँ और यहाँ के बीच में प्रेशर डिफरेंस जितना हाई होगी, मतलब ये खूब ज्यादा प्रेशर लगाए और यहाँ पे खूब लो प्रेशर हो। लो प्रेशर यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि जून जुलाई में जो सूरज होती है एकदम ऊपर होता है, तो टेम्परेचर हाई हो गया। जब टेम्परेचर हाई हो गया तो प्रेशर लो हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? अब यहाँ पे प्रेशर हाई एंड लो होगा ऑन द ओशियन करंट। नीचे जो ओशियंस बहती है वो वार्म एंड कोल्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे पेरू के एरिया में जब वार्म कोल्ड करंट को वार्म करंट रिप्लेस कर देती है तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। यहाँ पे भी प्रेशर लो, यहाँ पे भी प्रेशर लो, तो डिफरेंस कम हो गया ना। दोनों हाइट अगर डिफरेंस नहीं हो तो नहीं बहेगा, चीजें नहीं फ्लो होगी। लेकिन हाइट पे हो तो छोड़ते ही पानी बहेगा,
अगर पानी का ये लेवल हो तो उतना तेज फ्लो नहीं होगी जितना पहाड़ों से होके पानी बहती है। आप पहाड़ों पे देखेंगे कि नदी का तेज प्रवाह तेज होता है, लेकिन प्लेन्स पे स्लो होता है। सेम यहाँ पे है विंड का। अगर प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे हाई होगा तो हवा तेज बहेगी और बारिश तेज होता है। लॉ नीनो के कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा और ऑलरेडी प्रेशर यहाँ कम है, तो जो डिफरेंस है कम होगा, तो ऐसे में बारिश कम होती है। तो जब जब सूखा पड़ता है उसका अल नीनो इफेक्ट होता है। अल नीनो का इफेक्ट का मतलब इस एरिया और इस एरिया में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम हो गया। ज्योग्राफी में आपको और अच्छे से ये समझाया जाएगा, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्या है, ठीक है। लॉ नीनो के कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड करंट ज्यादा हो जाएगा, जो ठंडा पानी ज्यादा होगा तो प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, और प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा हो गया, तो जो विंड का फ्लो होगा वो ज्यादा होगा और ज्यादा मॉइस्चर लेके जाएगा, तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी। तो अल नीनो के कंडीशन में क्या होगा, इंडिया में कम बारिश होती है और प्रेसिपिटेशन लो होता है। ऐसे कंडीशन में सूखा ड्रॉट पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप लिख लीजिए लॉ अल नीना कंडीशन, ओके। अल नीना में क्या होगा, ई एल अल नीना, इसमें क्या होगा, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड लो रेनफॉल होगा तो ड्रॉट आएगा। ड्रॉट का मतलब सूखा, ड्रॉट कंडीशन विल बी हाई। लॉ नीना में क्या होगा, लॉ नीना में ये हाई रेनफॉल हो जाएगा और यहां पे क्या होगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा। जब ज्यादा बारिश होगी तो इस बार आप देख रहे होंगे फ्लड कंडीशन ज्यादा है क्योंकि लॉ नीना का कंडीशन है। ये ज्योग्राफिकली कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। आपको जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो ये सब कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो सिंप्लीफाई कर दिया तो समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज द अल नीना कंडीशन, व्हाट इज द लॉ नीना कंडीशन। यही जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि इस समय लॉ नीना का कंडीशन बन रहा है। अभी जो हो रहा है वो लॉ नीना कंडीशन है और लॉ नीना के कंडीशन में रेनफॉल हर जगह हाई हो गया, 106% है। जो नॉर्मल 100 अगर लीटर पानी बरसता होगा तो अब 106 लीटर इस बार आएगा, दैट विल बी द एक्स्ट्रा। एंड इन दैट कंडीशन डिफरेंट एरिया में क्या होगा, देयर विल बी द फ्लड कंडीशन। फ्लड है, लैंडस्लाइड है, ये सब चीजें कंटिन्यूअसली होंगी। ये न्यूज समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, तमिलनाडु फिशरमैन डाइज इन द बिड टू इवैड द अरेस्ट बाय द लंका नेवी। एक बार मैप खोलिए आप लोग, अपना अपना एटलस प्लीज ओपन। एक एटलस आप ले लीजिएगा, जो एक किसी भी ऑक्सफोर्ड का आता है वो आप ले लीजिएगा। ये इंडिया श्रीलंका का दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया एंड श्रीलंका दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है सबको। अब इनके बीच में वाटर है, डिवीजन ऑफ द वाटर, बीच में वाटर का डिवाइड होगा कि कहां तक का बॉर्डर क्या है। अब यहां से देखिएगा कि इस एरिया में यहाँ के जो मछुआरे हैं, फिशरमैन, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी का बोट्स हैं जो काफी ज्यादा मछलियां पकड़ सकती हैं। होता है ना कि किसी के पास कोई हाथ से सिलाई कर रहा है और कोई मशीन से सिलाई कर रहा है, कोई घर पे पापड़ बना रहा है, कोई जाके फैक्ट्री में पापड़ बना रहा है, कोई घर पे चिप्स बना रहा है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीन से चिप्स बना रहा है। कौन तेज बनाएगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जिसके पास बढ़िया वाला वोट है। इनके पास ये अमीर है, इनके पास वोट काफी हाई टेक्नोलॉजी का होता है। ये एक ही बार में क्विंटल का क्विंटल मछली पकड़ लेते हैं। और यहाँ के जो मछुआरे हैं वो मैनुअली करते हैं, जाल फेंक के। उनका मैकेनिकल जो बोट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो स्ट्रांग टेक्निकल बोट है इसको बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं, बॉटम ट्रॉलर्स, ठीक है। अब इसके कारण ये पूरा का पूरा अपना तो पूरी मछलियां पकड़ ही ले जाते हैं, पकड़ के बेच देते हैं। इनके भी एरिया में जाके मछली पकड़ के बेच देते हैं। अब इधर के जो लोग हैं उनका टोटली डिपेंडेंसी फिश पे है। तो अब यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से जो भी क्रॉस करता है पकड़ के
उनको अरेस्ट करती है, जेल में बंद करती है। अब ये क्या होता है ऐसे कंडीशन में, वो भागने की कोशिश करते हैं। और जब भागने की कोशिश करेंगे, जैसे मानिए कोई बाइक चला रहा है, उसने रेड लाइट क्रॉस किया, अब पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत तेजी से कर रहा है और जाके लड़ गया दीवार में, तो 2 साल के लिए ऐसे जाता है, ऐसे तो डेथ हो जाती है ना। यही कंडीशन यहाँ पे हो जाती है, भागने के चक्कर में उनका काफी स्पीड अप करते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, डेथ हो जाती है। इसी को लेके विरोध चलता रहता है। ओके, ये चीजें क्लियर हो रही है कि क्या है इश्यू इंडिया श्रीलंका का। ये मेन इश्यू है। इंडिया श्रीलंका का कभी भी क्वेश्चन आए तो एक ही इश्यू है, वो परपेचुअल है। इंडियन गवर्नमेंट उनको दोष देती है और वहां की जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, उनके पास कंप्लेन जाता रहता है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, कच्चा तीयू एक जगह का नाम था, वो न्यूज में था, ठीक है। वो हमने एग्रीमेंट के द्वारा ऑलरेडी श्रीलंका को दे रखा है, उसको भी लेके हम हमेशा क्या रहता है, विरोध रहता है। अपोजिशन पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने दे दिया था, और कांग्रेस कहती है कि हमारा उस समय एग्रीमेंट हुआ था ताकि आपसी मतभेद कम हो, उसलिए हमने दे दिया था। कच्चा तीऊ में कोई हैबिटेशन नहीं था, कोई रहता नहीं था, वो छोटा सा आइलैंड था, वहां पे मछुआरे जाके आराम करते थे। वो कच्चा तीऊ एक बार मैं शो कर देता हूँ, उसका लोकेशन नियर अबाउट यहाँ पे है, जो एकदम हमारा ये वाला एरिया है वहां पे है, जो इंडिया एंड एक मैप है कच्चा तीऊ को। अभी तो सर्च नहीं करूंगा, वो आज नोट्स में आपको कच्चा तीऊ वाला लोकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो उसी को लेके हमेशा होता है, और इसको लेके कच्चा तीऊ न्यूज में है तो वो पूछ देगा कच्चा तीऊ किससे रिलेटेड है, तो वो श्रीलंका से है। ओके, पाक थोड़ी PAL के है ना, वो तो L साइलेंट होता है उसका, थोड़ी कि पाक से कुछ भी हो तो पाकिस्तान से। अब पकौड़ा हम बोले तो ऐसा थोड़ी पकौड़े उसमें है, या पाकीजा। पाक नहीं, पाक ये अलग है, ये इंग्लिश वर्ड है। वो पाक का मतलब तो होता है कि जो आप उर्दू में कहते हैं कि एकदम साफ सुथरा। पाक नहीं कहते हैं कि मैं पाक हूँ, साफ हूँ, वो वाला। ये वाला पाक तो ये नहीं है, ये तो पाक अंग्रेजी का वर्ड है, कोई अंग्रेज यहाँ पे रहा होगा। जैसे ये कोरोमंडल है, तो वहाँ का तो हिस्ट्री होगी कुछ, और यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट। जैसे मन्नार है, केप कैरिम, उसका कोई पाकिस्तान से नहीं रिलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान का इधर कोई से ही नहीं था। पाकिस्तान से जो लड़ाई चल रही थी वो ईस्ट बंगाल में चल रही थी, और ये इधर चल रही थी वेस्ट वाले एरिया में। यहाँ कोई लड़ाई नहीं था पाकिस्तान का। लक्षद्वीप के लिए भी उतना नहीं था, लेकिन ये और ये का डिमांड मेन था। यहाँ पे तो थोड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी इसलिए वो था, लेकिन मेन जो डिमांड है यहाँ यहाँ का था, ठीक है। तो मैं एक बार और देख लूंगा कि पाकिस्तान से क्या लेना है। पाक ऐसे नथिंग टू डू विद, अभी तक मुझे ऐसा लगता है, तो आई विल सी। यूपीएससी इतना नहीं जाएगा पूछने कि इसका नाम क्यों इसलिए रखा गया, जब तक कि वो न्यूज में ना हो। चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या है, ये कैसे है मछुआरे वाली लड़ाई। यहाँ पे एक बात आ रही है, राजस्थान ने कहा है, राजस्थान की गवर्नमेंट की वो यूसीसी पास करेंगे। व्हाट इज द यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड का मतलब क्या होगा? लॉ है यहाँ पे, लॉ। ओके, कोडिफिकेशन करते हैं ना किसी चीज को, कोड एक लॉ बना देते हैं, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अभी तक हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ है इस देश में, कि जैसे किसी ने मर्डर किया, किसी ने कोई स्मगलिंग किया, किसी ने ड्रग्स बेचे, कोई भी इलीगल काम किया, किसी ने किसी को जाके ट्रैफिकिंग कर दिया, किसी इंसान को ले जाके दूसरे देश में बेच दिया, कुछ भी किया, तो वहां पे क्रिमिनल केस है। आप क्राइम कर रहे हैं, आप समाज को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्रिमिनल जो लॉज है वो सबके लिए सेम है, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जात के लिए सेम है, हर ट्राइब्स के लिए सेम है। नथिंग इज द, देयर इज नो डिफरेंस। तो दैट इज द यूनिफॉर्म है। लेकिन जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में दो तरीके का आएगा। सिविल लॉ जो जैसे कॉमन चीज है, दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी बिजनेस को लेके, तो वो सिविल में आएगा, वो क्रिमिनल में नहीं आएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल लॉ में नहीं आएगा। सिविल लॉ दो तरीके का होता है, एक पर्सनल लॉ, एक नॉन पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जो आपके चार दीवारी के, आपके घर के बीच में हो, आपके घर से बाहर ना जाए, आप ही के रिलेटिव से वो हो। तो पर्सनल लॉ अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं दैट इज गवर्न बाय द रिलीजन।
शादी कैसे होगी? तो शादी का जो भी रिलीजन से रिलेटेड है वो रिलीजियस वे में होता है। कैसे पिता का धन नीचे वाले बच्चों में जाएगा, वो भी बाय द रिलीजियस वे में है, रिलीजियस लॉ है। ओके। और भी जैसे कि किसी बच्चे को हम जा रहे हैं गोद लेने, एडॉप्शन जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस वे में है, हर रिलीजन जैसे होता है उस तरीके से हम अलाउ करते हैं। तो दैट इज द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ पे रिलीजन अभी भी हावी है, ये रिलीजन से लेना है। तो हर रिलीजन का अलग अलग लॉ है। हिंदूज का अगर मैरिज है और डाइवोर्स होता है तो कितना उनकी वाइफ को, जिसको डाइवोर्स दे रहे हैं, कितना पैसा मिलेगा, वो हिंदूज में जो है उस अनुसार होगा। लेकिन अभी हिंदूज को हमने कोडिफाई कर दिया है। हिंदू कोड बिल लेके आए थे 1954, 55, 56 में, लगातार इन 3 सालों में पास किया था। तो वो कोडिफाई हो गया है, वो नॉर्मल हो गया है। और इन हिंदूज में सिख्स एंड बुद्धिस्ट एंड जैन भी आते हैं, ये याद रखिएगा। हिंदू कोड बिल है, सिर्फ हिंदूज का नहीं है, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट, ये चारों का आता है। ओके, क्लियर हो रही है ये कि पर्सनल लॉ क्या है एंड नॉन पर्सनल लॉ है क्या है। हिंदूज का जो पर्सनल लॉ है दैट इज कोडिफाइड, हिंदू कोड बिल लाके हमने कर दिया। लेकिन जो और रिलीजन है जैसे इस्लाम है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूस, उनके अभी भी अलग है। उनका जो धर्म में लिखा है उसके अनुसार वो अभी भी होता है। ओके, हिंदूज में कोडिफाई कर दिया गया लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं है। हमने कोडिफाई कर दिया, हमने लॉ कॉमन बना दिया, लेकिन लॉ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करे। एक दो लोगों को अगर आपको कोई सजा सुनानी है तो आप कर देंगे, लेकिन जो चीजें एक्सेप्टेबल है, अगर किसी गांव में किसी को पीट भी रहे हैं और पूरा गांव इकट्ठा एक तरफ हो जाए और उसके खिलाफ केवल आप क्राइम कर रहे हैं, कोई सबूत बन के नहीं जाएगा, तो ऐसे में आप लॉ नहीं लगा पाएंगे। ऐसे ही कुछ पर्सनल लॉ है हिंदूज में जो हमने कोडिफाई कर दिया, लेकिन समाज, जो हिंदू समाज है, अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तभी भी वो इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सिविल लॉ अलग हो गया, क्रिमिनल लॉ अलग हो गया। क्रिमिनल लॉ में एक तो क्या आता है कि किसी ने मर्डर किया, जहां पे क्राइम है, पनिशमेंट होगा, जेल की भी हो सकती है। सिविल लॉ में पेनाल्टी लगता है। आप एक दूसरे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने वो फुलफिल नहीं किया, आप पे 10 लाख 20 लाख का आप पे पेनाल्टी लग जाएगा। सिविल लॉ में दो तरीके से हमने बांट लिया, एक हो गया पर्सनल लॉ, एक हो गया नॉन पर्सनल लॉ। जो नॉन पर्सनल है वो अभी भी सबका एक जैसे है, हिंदूज मुस्लिम में डिफरेंस नहीं है, वहां स्टेट वाइज वेरी करेगा। क्योंकि जो सिविल, जो पर्सनल एंड नॉन पर्सनल है, चीजें समझ में आ रही है? मैं क्या यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक पर्सनल है, एक नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल क्या हो गया कि दो लोगों के बीच में किसी बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है या समथिंग जो सिविलियन है, जहां पे ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का वायलेंस किया, हार्म पहुंचाया, जो रिपरेबल नहीं है। होता है ना, आपने मर्डर कर दिया तो वापस वो आदमी नहीं आएगा, तो ये सब चीजें क्रिमिनल होती हैं। लेकिन जहां पे चीजें होती हैं जो पेनाल्टी से हम फुलफिल कर देंगे, वो सिविल में आ जाएगा, सिविलियन वहां पे वायलेशन है। सिविल को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो हो गया पर्सनल, एक हो गया नॉन पर्सनल। पर्सनल लॉ में क्या होगा, जो चार दीवारी के बीच में हो, जो एक फैमिली में हो। और पर्सनल में जैसे एग्जांपल दिया मैरिज के लॉ, जो हम डाइवोर्स हो लेंगे पति पत्नी के बीच में, उसमें कितना कंपनसेशन क्या मिलना चाहिए। हम किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो किस तरीके से लेना चाहिए, क्या रूल होना चाहिए कि जो ले रहा है गोद वो कैसे रखेगा, जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी कैसी ली जाएगी, जो उसका हक होगा वो कैसे होगा। जैसे मानिए ऑलरेडी आपके 2 बच्चे हैं, आप तीसरे बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पहले से होना चाहिए ना लॉ कि उसको भी कितना अधिकार मिलेगा। तो ये जितने भी हैं, क्या हो गया, दैट विल बी द पर्सनल लॉ, क्योंकि वो फैमिली केवल इन्वॉल्व है, बाहरी कोई नहीं इन्वॉल्व है। एडॉप्शन में आपका बच्चा है ना, वो फैमिली मेंबर बन गया। क्लियर हो रही है ये चीजें। मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया। सक्सेशन का मतलब कैसे एक से दूसरे में धन या हकदारी जाएगी। हक मतलब कौन मालिक बनेगा, होता है ना कि फादर का के बाद कौन, बड़ा भाई, छोटा भाई, कौन सा भाई, कितना पैसा, बेटी को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज सक्सेशन एंड द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जो पुश्तैनी जायदाद है उसमें कितना किसका हक होगा। होता है ना, पुश्तैनी जायदाद में बहुत से लोगों का हक बनने लगता है, तो ये जितना भी होगा दैट विल बी पर्सनल लॉ।
पर्सनल लॉ सारे धर्म के अनुसार था, वो एक तरीके से हमने नहीं किया, ये अंग्रेजों के टाइम से ही था। अंग्रेजों के पहले सब चीज धर्म से चल रहा था, अंग्रेजों ने आया तो कोडिफाई भी किया, तो वो धर्म के आधार से कर दिया कि जो ब्राह्मणों को बुलाया, बोला कि हिंदूज का लॉ कैसे होगा, तो उन्होंने उनसे बैठवा के कोडिफाई करवा लिया। मुल्लाओं को बुलाया, उनसे बोला कि इस्लाम का लॉ कैसे बनेगा, तो उन्होंने उनसे कोडिफाई करा दिया। पादरियों को बुलाया, पादरियों को बैठा के उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन वाला कोडिफाई कर दीजिए। कोडिफाई तो किया लेकिन उनके धर्म के अनुसार किया। क्लियर हो रही है? तो ये रिलीजियस बेसिस पे था, पर्सनल लॉ कोडिफाइड बट द ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। लेकिन डिमांड हमारा शुरू से ये चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, कि सबके लिए सारे लॉ एक हो जाए, तभी तो देश एक बनेगा ना। आप कह रहे हैं कि देश सेक्युलर है, लॉ अलग अलग लगा दिया, तो सेक्युलर कहाँ हुआ? सेक्युलर में ये हुआ कि धर्म का रोल नहीं होना चाहिए, धर्म से परे होके सबके लिए एक कानून होना चाहिए। क्लियर हो रही है ये चीजें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत है, कि देश का इंटीग्रिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे, यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएंगे, देश में सेक्युलरिज्म कैसे लाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, एक दिन बताया था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेक्युलर लिखा है प्रियम्बल के अंदर में, और सेक्युलर का मतलब होता है कि जो स्टेट होगा सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करेगा, वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, क्रिश्चियन हो। ओके, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात आजादी के समय से, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तभी से है, लेकिन हम ला नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन होता है बहुत इमोशनल मैटर होता है, लोग रिचुअल्स बहुत सालों से करते आ रहे हैं, वो जल्दी छोड़ने को नहीं तैयार होते। और दिक्कत ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये भी होता है कि लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वो धर्म कहता है कि मेरे अनुसार बनाओ, दूसरा वाला करेगा हमारा अच्छा है, हमारे अनुसार बनाओ। एक तो हो नहीं पाएगा। धर्म के बाद भी ट्राइबल्स में लोग बटे हैं, ट्राइब्स अलग अलग है। अभी आपने मणिपुर में देखा, कुकीज, मिटीज और नागा सब लड़ रहे हैं। आप चले जाइए मणिपुर में, मणिपुर में 100 किलोमीटर एरिया में 10 ट्राइब अलग अलग तरीके से रहते हैं। उनका एकदम अलग तरीका है, बोलने का तरीका अलग, खाने का तरीका अलग, फेस्टिवल बनाने का अलग अलग हो गया ना। तो कहीं ना कहीं वो भी विरोध करने लगते हैं। जयपाल मुंडा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, तो जब वहां पे, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा बैठी थी, सारे बड़े लोग वहां बैठे थे। तो वहां पे हो रहा था कि लोगों ने कहा कि हमें जो शराब होनी चाहिए या शराब से जैसी कोई भी इंटॉक्सिकेशन की चीज जो होनी चाहिए वो बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जो वहां पे जयपाल मुंडा वो ट्राइबल लीडर थे, वो विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा रिलीजन का मैटर है, हमारा ये पर्सनल, हमारे हर जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उसमें हम लोग नेचुरली एल्कोहल बनाते हैं, जो चावल को सड़ा के बनाते हैं। कुछ उनका नेचुरल होता है, कुछ कुछ तो पेड़ से भी होता है, उनका अपना तरीका है। खुद वो उबाल के चावल को किसी किसी चीज से मिला के पत्तों में डाल के वो खुद का एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस है। तो ऐसे बहुत से ट्राइबल्स में बहुत से अलग अलग तरीके का खुद का रिचुअल्स है, तो वहां पे भी विरोध होता है। इसीलिए यूसीसी को हमने डीपीएसपी में रख दिया कि ये अभी हम नहीं बनाएंगे। बाद में जब लोग थोड़े होशियार होंगे, जब इमोशंस जो रिलीजन से होगा थोड़ा सा हट के रेशनल वे में सोचना स्टार्ट करेंगे, तब हम लॉ बना देंगे। नेहरू ने तभी हिंदू कोड बनाने की कोशिश की, बहुत विरोध हुआ था उनका, उनके खिलाफ एकदम नारे पे नारे लगते थे, पूरा पार्लियामेंट घेर लिया था। आर यू गेटिंग ना? तो हिंदू कोड बिल बनाने के लिए के चक्कर में अंबेडकर को रिजाइन देना पड़ा था। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन दिया था, और जो इनकी मिनिस्ट्री थी नेहरू वाली, इतना विरोध चल रहा था। ठीक है, अभी हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, क्यों बनाना जरूरी है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि एक देश है, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तीसरी चीज है कि जो पर्सनल, जो रिलीजियस लॉ है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। होता है ना कि रिलीजन के ही कारण जो हम पढ़ रहे हैं कि अनटचेबिलिटी है, वो रिलीजन में ही तो लिखा है, उसी के कारण तो है। रिलीजन के कारण ही तो विमेन्स को कहीं कहीं जगहों पे नहीं पार्टिसिपेट किया देते हैं। आर यू गेटिंग ना? रिलीजन के ही कारण तो विधवाओं को कई चीजों में पार्टिसिपेट, उनको अशुभ माना जाता है। ऐसे रिलीजन के कारण बहुत चीज है। जैसे रिलीजन में जो मेन मालिक परिवार का है वो हर रिलीजन में पुरुषों को बनाया गया है, तो जो धन का बंटवारा है वो महिलाओं को नहीं मिलता है। दैट इज फ्रॉम द रिलीजन।
रिलीजन में जैसे कहीं पे स्त्री धन है, किसी पे कुछ और है, स्त्री धन बहुत कम होता है कि आपको शादी में जो चीजें कपड़े मिले और जो जो आपके गहने मिले बस आपका वही धन होगा। लेकिन अगर जमीन जायदाद है उसका क्या, उसमें भी तो हक होना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं है क्योंकि रिलीजन के कारण है। रिलीजन के ही कारण तो डाइवोर्स, आप 3 बार तलाक 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 कह दिए डाइवोर्स हो गया। दैट इज नॉट फेयर। ऐसा थोड़ी अब पुरुष बोल दिया तलाक, महिला बोल दे वो तो नहीं है। आर यू गेटिंग ना? तो दैट इज द थिंग, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। तो क्यों लाना है? इंटीग्रेशन के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, और जो वीमेंस या किसी भी ऐसे जो वीकर सेक्शन है उसके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने के लिए हम कॉमन लॉ लाना चाहते हैं। दैट इज द मेन थिंग। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए होता है, जैसे ये तो पॉजिटिव हो गया, क्यों लाना है? चैलेंज क्या है? चैलेंज में पहला चैलेंज ये हो गया कि हम ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें हमने राइट टू रिलीजन का सबको अधिकार दिया है। एक बार दिखाता हूं, आर्टिकल 25 जाइएगा तो दैट इज राइट टू रिलीजन। यहां पे है ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है? फ्रीडम, हर आदमी स्वतंत्र है अपने अनुसार वो धर्म फॉलो करने के लिए या अपना कल्चर या रिचुअल्स फॉलो करने के लिए, या उसको प्रोफेस या उसको प्रैक्टिस या प्रोपोगेट करने के लिए। प्रैक्टिस का मतलब हम उसको अपने कर्म में लाए या हम उसको दूसरों से बता के फैलाएं। क्लियर हो रही है? चैलेंज पहला कहां से आ रहा है? आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। तो अब वो कहेगा कि हमारे धर्म में जब शादी का मेथड ये रखा है तो आप उस पर लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के वायलेशन में है। क्लियर हो रही है? फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज दैट कि इंडिया में सिर्फ रिलीजन नहीं है, जो ट्राइब है उनके भी बहुत से कल्चर है, वो भी विरोध करते हैं। तीसरी चीज ये है कि पॉलिटिकली लोग इतने सेंसिटिव नहीं है, तो पॉलिटिकल लीडर है वो भड़काने में काम कर देते हैं। जैसे हुआ ये इक्वालिटी के लिए लाना है, सबका फायदा होगा, लेकिन पॉलिटिशियन ऐसे बताएंगे कि आपका रिलीजन नहीं होगा, आपका रिलीजन भ्रष्ट कर दिया जाएगा। तो पॉलिटिकली लोग तैयार नहीं है, और जो हमारे पॉलिटिशियन है उसका मिसयूज कर लेते हैं। दैट इज द अदर कॉज। ये चैलेंजेज है। क्लियर हो रही है? इसीलिए अब लाने की ये बात हो रही है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब इतने सेंसिटिव सोसाइटी है, तो हम जो अगर सेंसिटिविटी है तो इसको हमको ग्रेजुअल वे में लाना चाहिए। ग्रेजुअल वे का मतलब कि धीरे धीरे आप सबको सही करें, एक ही बार आप चेंज नहीं कर दें। क्योंकि अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है तो आप लॉ बना देंगे तो भी आपका वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू कोड बिल है। अब हिंदू कोड बिल जो बेटा है और बेटी है उसको फादर के जो प्रॉपर्टी है इक्वल राइट देता है। आप में से कोई ऐसा है जिसकी मम्मी को उनके मामा ने हक दिया हो, या जिनके बुआ ने, आपके पिताजी ने हक दिया हो? किसी चारों लोगों में से किसी को दिया है? नहीं दिया है ना। ऑलरेडी हिंदू कोड बिल ने दे चुका है कि वीमेन्स विल हैव द इक्वल राइट, लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि समाज में ये प्रचलन ही नहीं है। माना जाएगा अगर बहन ने मांग दिया फिर भाई बुलाएगा नहीं घर पे। आर यू गेटिंग ना? तो वो मांगते ही नहीं है, और जो मांग देंगे समाज उनको कहेगा अरे अरे कैसी है, अपने भाई से हक की मांग कर रही है। समाज एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। तो यूसीसी अगर हम ला दें डायरेक्ट तो दंगा होने की, बहुत से राइट्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग भड़का देंगे कि आपके धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। दे विल बी स्टार्ट, वो नहीं इंप्लीमेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि माइनॉरिटी को जब हमने प्रोटेक्शन दे रखा है, उनके राइट की बात किया है, तो हम माइनॉरिटी पे भी जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 भी दिया है, आर्टिकल 29 भी माइनॉरिटी को उनके जो कल्चर्स है, रिचुअल्स है, लैंग्वेज है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी आर्टिकल 29 भी दे के रखा है। तो ये भी हर्डल है कि कहीं ना कहीं आप एक लॉ इम्पोज करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को जो आपने राइट दिया है कि दे हैव द राइट टू सेफगार्ड उनका जितना भी चीजें हैं, रिचुअल्स, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। यहाँ पे कल्चर है, कल्चर में शादी भी आ जाएगा, एडॉप्शन भी आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी कमिंग। समझ में आ रहा है? माइनॉरिटी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनॉरिटी का मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटी की संख्या कम है, जैसे मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, ज्यूस। ज्यूस का मतलब यहूदी, जो इजराइल वाले लोग हैं। क्लियर हो रहा है? क्या क्यों होना चाहिए, क्या चैलेंज है, और कैसे हम
कर सकते हैं। करने का तरीका ये होगा कि इसको ग्रेजुअली करना है, फेज वाइज मैनर में, और जितने भी उनके रिलीजियस लीडर हैं उनको हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके करें, सभी लोग मिले, सभी लोग डिसाइड करें। क्योंकि दिक्कत ये भी डिबेट होने लगता है कि सब अपने रिलीजन का कहने लगते हैं कि इस अनुसार बनाइए, सबको लगता है कि हमारा रिलीजन ज्यादा है तो रूल बनना चाहिए उनके अनुसार बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट दिए हैं जिसका फायदा उठा सकते थे हम लोग, लेकिन वहां की पॉलिटिकल विल नहीं था। 1985 में शाहबानो केस आया था। शाहबानो केस में एक ऐसा केस था जहां पे एक जो लेडीज थी, मुस्लिम थी, उनके जो हस्बैंड थे वो मुस्लिम, दोनों जो हस्बैंड थे वो रिच पर्सन थे, ओके, वो लॉयर थे, अमीर थे। उन्होंने जो एजेड थी वो दोनों नियर अबाउट 50s के एबव थे, तो उन्होंने उनको तलाक दे दिया, तलाक 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 बोला। अब वो गई, उन्होंने कहा कि फिर मुझे मेंटेनेंस के लिए मिलना चाहिए ना, कि जो वाइफ है आप तुरंत डाइवोर्स दे देंगे तो वो खर्चा कैसे चलाएगी, क्योंकि जिंदगी भर तो वो आपके सपोर्ट में थी ना, कि आपका घर चलाती थी, आप कमाते थे, तो इक्वल हक उनका भी हुआ ना। भले वो जॉब नहीं करती थी लेकिन जॉब का सेक्रीफाइस करके आपका घर चला रही थी, आप तो सैलरी देते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी जो मजा था उसका, उसमें भी उसका हक होना चाहिए इक्वली। सी शुड बी द पार्टिसिपेशन, उसका भी पार्टिसिपेशन था तो उनका भी हक मिलना चाहिए। अब यहाँ पे है कि ये धर्म के अनुसार चलता था, अब इस्लाम में ये है कि सिर्फ 3 मंथ का देंगे, इदात पीरियड कहते हैं, एक दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। 3 मंथ माना जाता है कि 3 महीने गमी रहती है, 3 महीना में भी ये भी देखते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो इसीलिए 3 मंथ। लेकिन 3 मंथ में वुमेन्स को थोड़ी जॉब मिल जाएगा, वो थोड़े 3 मंथ में पढ़ाई कर लेगी, जॉब के लिए अप्लाई कर देगी, टाइम लगता है ना, या तो वो दूसरी शादी करे। जो हमारा नॉर्मल लॉ है, हिंदू कोड बिल है, अब उनको लगा, वो जो साहबानो थी वो चली गई कोर्ट, उन्होंने कहा कि मुझे जो चाहिए ना वो जो हिंदू कोड बिल है, जैसे हिंदूज वुमेन्स के लिए बनाया गया है, कि जब तक उनका दोबारा शादी ना हो या जब तक वो दोबारा जॉब ना करे तब तक उनको दिया जाता है, ये हक मुझे भी होना चाहिए, मेरा मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब महीने बेसिस पे आपका जो सैलरी है उस हिसाब से उनका भी हक दे दीजिए। क्लियर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हक, बोला कि हाँ यू शुड हैव द कॉमन लॉ के अनुसार आपको वैसे मिलना चाहिए। लेकिन अब पॉलिटिकल लीडर्स, उनको वोट चाहिए होता है, सेंटिमेंट्स था, तो उन्होंने लॉ बना के इसको बाईपास कर दिया। ओके, तो इसका बहुत विरोध हुआ था, अभी भी विरोध चलता है राजीव गांधी का उसके लिए। ओके, तो वो हम नहीं ला पाए उस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था गवर्नमेंट को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फायदा उठा लेना होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब मुद्दा लड़ाई वाली होती है तो कोर्ट के नाम पे खेल जाते हैं कि कोर्ट ने बोला है, लॉ बना दिया, यही होता है ना, तो लड़ाई भी नहीं होती है पॉलिटिकल उतना, आपका सेटबैक भी नहीं होता है, इमोशनल जो सेटबैक होता है, तो वहां पे, लेकिन वहां पे उन्होंने बाईपास करके उसका फायदा नहीं उठाया। द मेन थिंग दैट। दूसरा केस एक आया था, सुधा मुदगल केस है, एक मिनट मैं देखो मैं सही बोल, सल्ला मुदगल केस, ओके, सल्ला मुदगल केस है। ओके, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर शुड बी द कॉमन लॉ। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक हिंदू थे और उन्होंने पहले से शादी था, फिर बिना बताए अपनी वाइफ से, पहली वाली वाइफ से दूसरा शादी कर लिया। हिंदू कोड बिल में 2 शादी अलाउ नहीं है, और दूसरा शादी अगर अगर पहली वाइफ जिंदा है या डाइवोर्स नहीं है और उसमें कोई पुरुष दूसरा शादी कर लिया तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। एक बार अरेस्ट हो गया उसको बेल भी नहीं मिलता, उसको जेल में ही रहना पड़ता है, क्राइम है बहुत ज्यादा। अब सुधा मुदगल केस में जिन्होंने शादी किया उसके खिलाफ जो पहली वाइफ थी वो कोर्ट पहुंच गई। अब इनको लगा, जो हस्बैंड था उनको लगा कि अब तो अरेस्ट होने वाला है, वो फटाक से गए और वो कन्वर्ट कर लिए अपने आप को इस्लाम में, कि अब तो लगेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम अब तो वहां पे तो पर्सनल लॉ है, वो अलाउ करते हैं 4 शादी तक, दैट इज द, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये आया कि भाई जब आप जिस दिन शादी किए थे उस समय आपका रिलीजन क्या था वो देखा जाएगा, बाद में आप कन्वर्ट किए वो नहीं होगा, उसको खारिज कर दिया। और अगेन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि आप कॉमन लॉ लेके आइए, ये जितनी भी लॉ कंफ्यूज कर रही है कि किसी में कोई लॉ है किसी में कोई लॉ है, तो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता है। जो पुलिस है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो भी कंफ्यूज होती है। यहाँ पे भी डायरेक्शन मिला था
देयर शुड बी द कॉमन लॉ। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ला सकती थी, यहाँ पे भी गवर्नमेंट नहीं लाई। जो रिसेंट का केस है ट्रिपल तलाक के सायरा बानो केस, तो शाह बानो से सायरा बानो पे हमने मूव किया। सायरा बानो का केस ये था कि जो हस्बैंड थे फोन पे ही ट्रिपल तलाक बोल दिया और 3 बार तलाक 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 उनका वो तलाक हो गया। अब ऐसे केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि ये ट्रिपल तलाक ही सही है कि नहीं। आप ऐसे थोड़ी किसी को तलाक तलाक बोल के कह सकते हैं कि जाओ, दैट शुड बी द रूल। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रिपल तलाक की तुरंत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, इसको तलाक बिदात भी कहते हैं। ऐसे केस में उन्होंने इसको भी खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि ये इलीगल है, आप आंख मूंद के तलाक नहीं दे सकते हैं और दैट इज इलीगल। पूरा प्रोसेस होना चाहिए, डाइवोर्स होना चाहिए और वहां पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना चाहिए। ठीक है, ऐसे केस में गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि आप लॉ बनाइए, तो गवर्नमेंट लॉ बना के लेके आई। लेकिन फिर भी दिक्कत यह है कि अभी भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी विरोध हो रहा है। चीजें क्लियर हो रही हैं। ये केसेस शाह बानो केस, सरला मुदगल केस एंड सायरा बानो केस। शाह बानो सायरा बानो एक ही जैसे, शाह एंड सायरा। तो ये तीनों केस कभी भी आपका है तो ये लिखिएगा। ओके, चीजें क्लियर हो रही हैं कि यूसीसी से आएगा, क्या यूसीसी का मैटर है, कैसे दिक्कत आई, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। अब यही सजेशन है कि अगर इसको लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं। हमारे लाने का ये हो सकता है कि पहली बात की ग्रेजुअली लाए, दूसरी चीज की जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका फायदा उठा लें, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और तीसरी चीज कि हर लॉ को धीरे धीरे मॉडर्न करें और इम्प्लीमेंट धीरे धीरे कराएं। होता है ना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ में कोर्ट तो उसी समय 1950 के आसपास बना दिया था, इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की जाए। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है, 2015 में क्वेश्चन आया था सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आप लिखिए, आप आंसर लिख के लाइएगा। जो मैंने डिस्कस किया उसी पे इसका आंसर लिख सकते हैं। 2015 में यूपीएससी ने पूछा है। 2015 का पेपर में दिखा देता हूँ, ये था, ये 2015 का पेपर है यूपीएससी मेंस का। उस समय भी ये बहुत न्यूज में है। यूसीसी हमेशा न्यूज में है, अभी भी न्यूज में है, तो अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला ही क्वेश्चन था कि डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहां पे क्या मेन बोल रहा है कि फैक्टर इनहिबिट, दैट इज द कोड, 200 वर्ड में लिखना है। Discuss the possible factor that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the directive principles of state policy। चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के अभिनियत करने से रोकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? कैसे लिखेंगे बताइए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सिंपल जो हम लोग डिस्कस किए कि चैलेंज क्या है। इनहिबिट का मतलब क्यों नहीं बना पा रहा है गवर्नमेंट, डिस्पाइट आर्टिकल 44 साफ साफ कहता है कि देयर शुड बी द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 भी एक बार दिखा देता हूं आपको। आर्टिकल 44, स्टेट शैल इंडीवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि फ्यूचर में आपको बनाना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बोल रहा है फिर भी गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पा रही, दैट इज द मेन डिस्कशन। ओके, तो आप स्टार्ट कीजिएगा कि ऑलरेडी आर्टिकल 44 प्रोवाइड करता है। ओके, थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप डिफाइन कीजिएगा, क्या मतलब है, जैसे आप डिफाइन कर दीजिएगा कि पर्सनल लॉ जैसे मैरिज होता है, इनहेरिटेंस होता है, सक्सेशन होता है, एडॉप्शन होता है, ये सब पर्सनल लॉ है। और पर्सनल लॉ रिलीजियंस बेसिस पे अभी भी गवर्न होते हैं। तो उसको यूनिफॉर्म करने के चैलेंज क्या है? एक तो होता है कि रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी नहीं है इंडिया में, डाइवर्सिटी है, ट्राइब्स हैं, आर्टिकल 25 है, 29 है, ये सब भी इनहिबिट करता है। आर्टिकल 25 है ना, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है,
कि आप रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों पे आप लिख सकते हैं। सजेशन में आप ये लिखेंगे कि ये ग्रेजुअली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आप डिफरेंट शॉर्ट में मेंशन कर दीजिएगा कि साहबानों में क्या था, सल्ला मुदगल केस में क्या था और सायरा बानो में क्या था। एक में उन्होंने कहा गया था कि मेंटेनेंस के लिए, दूसरे में शादी के लिए उन्होंने बदल लिया था और तीसरे में ट्रिपल तलाक दे दिया था तुरंत। ओके, दैट इज द केस। ओके, तो निगेटिव एस्पेक्ट ये सब हो गया। क्लियर हो रही है ये चीजें। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि उत्तराखंड ने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है पहली बार। अब राजस्थान भी कह रहा है कि हम करेंगे। क्लियर हो रही है। ये स्टेट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्सनल लॉ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में है। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब स्टेट खुद बना सकता है, दैट इज द मेन रीजन। तो इसीलिए स्टेट्स कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि स्टेट्स अगर किस भावना से कर रहे हैं, इसको भी लेकर डिबेट चलता है कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए करने लगते हैं तो भी दिक्कत होती है। जैसे होता है ना वोट बैंक, आपका वोट बैंक एक है और उनको लगता है कि आप उनके लिए लॉ बना देंगे, फायदा उनका है, लेकिन आप दिखाते हैं कि ये बना देंगे तो उनका घाटा हो जाएगा। एक्चुअली ये लॉ अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा वीमेंस का, इक्वालिटी हो जाएगा। क्योंकि जो मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस से सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स को हुआ है किसी भी रिलीजन में, या तो हिंदूज हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब में यही हाल है। क्रिश्चियनिटी में तो बहुत अजीब अजीब लॉ है जो उनका ये रिलीजियस लॉ है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं पर्सनल रिलेशन को। दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रिंग द सिविल कोड। ओके, आगे चले। नॉन पर्सनल लॉ जो आपके चार दीवारी से बाहर हो, जैसे मैं किसी के साथ कुछ सामान खरीदा हूं, वहां कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो वो सिविल में ही आएगा ना। जैसे मैं किसी के वहां रेंट लेने जा रहा हूं तो वो सिविलियन ही है, क्रिमिनल में तो आएगा नहीं जब तक मैं कुछ वायलेंस से ऐसा ना करूं जो क्रिमिनल कैटेगरी में आए। सिविलियंस में कि जैसे दो लोगों के बीच में जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है तो दैट विल बी द सिविलियन, जो हमारा खरीद बिक्री होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मैं आपसे जाऊं कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आपके वहां एप्पल का खेती हो रहा है, मैं 2 महीने बाद जब एप्पल आपके अच्छे हो जाएंगे तो इस भाव में खरीदूंगा, इस रेट में। मैं वो बाद में गया, आपने दाम बढ़ा दिया तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो ये सब सिविलियन हो गया। नॉन पर्सनल सिविल लॉ में ये सब आएगा। क्लियर? ये सब तो नॉर्मल न्यूज की ट्रैम्पलिंग, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, भीड़ में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे और एकाएक वो टैंपलिंग होती रहती है। तो यहाँ पे एक डेथ हो गया है। एक चीज आप जानिएगा, जो वार्निंग सिस्टम है, जैसा अभी डिबेट चल रहा है, कल का जो लोकसभा था उसमें हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह वो बोल रहे थे कि केरला को पहले वार्निंग दिया गया था। अब दिक्कत है कि वार्निंग इतना इंडिया का इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो डेली ही वार्निंग देते हैं। तो लोग, अगर कोई आपके घर में डेली आके कहे 365 दिन की चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, और हर दिन चोरी नहीं हो रहा है, या चोरी जिस हिसाब से कह रहा नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा, आप उतना चीजों को सीरियस नहीं लेते। तो ये रेड अलर्ट ये तो होता ही रहता है, ये कर ही रहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने तो बता दिया था, वार्निंग दिया था, हमने सही से हटाया नहीं लोगों को, इसलिए डेथ हुई। नहीं वो ब्लेम गेम कि मैं आपको कह दूं कि मैंने बता दिया था, ये तो आपका दोष है। वो कह रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जल्दी जल्दी बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बचाने के लिए कई फोर्सों को लगा के रखा है। आर्मी का जो सिक्योरिटी फोर्स है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सबको लगा के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेम गेम होने लगता है। तो इसमें हमें मेन जानना है, ब्लेम गेम हटाइए, हमें मेन है कि किस तरीके का वार्निंग होता है। वार्निंग 4 लेवल पे होता है, एक रेड अलर्ट, एक ऑरेंज अलर्ट, और एक येलो अलर्ट, एंड द लास्ट वन जो ग्रीन अलर्ट होता है, जो लोवेस्ट होता है, वहां पे कुछ नहीं होता। जो वेरी हाई होता है वो दैट विल बी द रेड अलर्ट। यहाँ पे होगा कि वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि लैंडस्लाइड होगा और बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे होगा, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। जो ऑरेंज होगा वहां पे हाई पॉसिबिलिटी है लेकिन लोकलाइज्ड होगा, कहीं कहीं जगह जगह पे हो सकता है, इक्का दुक्का, ये भी कई जगहों पे हो सकता है, लेकिन लोकलाइज हो। जो इसमें वाइड स्प्रेड होगा कि गांव का गांव साफ हो जाएगा। आप देखते हैं तमिलनाडु में पूरा गांव ही चला गया, 2-3 गांव नीचे थे, सब के सब दब गए फ्लड के नीचे, लैंडस्लाइड। ओके, यहाँ पे मॉडरेट में होगा कि होने की संभावना है, नहीं भी हो सकती है। एकदम यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होती है वो मॉडरेट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और लो में होगा कि
बहुत कम पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबिलिटी है, यू कैन गो एंड यू कैन क्रॉस। यहाँ पे होगा कि रोक लगा देते हैं, तुरंत इमीडिएटली रिस्क ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि आप निकालिए, बाहर कीजिए ऐसे केस में, क्योंकि रेड अलर्ट होगा तो होएगा ही। ऐसा होता है कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि लैंडस्लाइड आने ही वाली है, ऐसे में रिस्क ऑपरेशन हटा देते हैं वहां से, पूरी बस्ती खाली करा दी जाती है, कहीं और लेके जाते हैं। लेकिन अगर हाई अलर्ट में आएगा तो कुछ कुछ पहले से ही वहीं पे वो प्रोविजन लगा देते हैं कि रोका जा सकता है, लोकलाइज करके। दैट इज द मेन थिंग। ये चीजें समझ में आ रही हैं कि बस इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। हाई, ऑरेंज, मॉडरेट एंड लो, चार तरीके का है। और इसमें वेरी हाई एंड वाइड स्प्रेड, इसमें हाई बट द लोकलाइज, इसमें मॉडरेट पॉसिबिलिटी, इसमें लो पॉसिबिलिटी। क्लियर? कौन इसको निकालता है? IMD। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसको जारी करता है। व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट? बादल का फटना। क्लाउड बर्स्ट सुना है? बादल फट गया, क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 घंटा में 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर मतलब पूरे जमीन पे जो होगा वो 100 मिलीमीटर कहाँ आएगा? 10 सेंटीमीटर होगा, इतना पानी हो जाएगा 1 घंटे में। 10 सेंटीमीटर, वो पूरे एरिया में इतना पानी। तो अगर 5 घंटा हो जाएगा तो डूबने भर का हो जाएगा। दैट इज द क्लाउड बर्स्ट। वहां पे क्लाउड बर्स्ट का सबसे ज्यादा, एक ही बार जब पानी रिलीज होगा तो जो ढहने वाला एरिया होता है पहाड़ी एरिया में, वहां से चीजें लैंडस्लाइड भी होने लगती है। क्लियर हो रहा है? एक बाढ़ इतना तेज में फ्लो आएगा कि चीजें, अगर धीरे धीरे बारिश आए और उतने ही अमाउंट में पानी आए, जैसे आपका टंकी है, आप नल को धीरे से खोलिए, होता है ना कि एक ही बार आप पानी इकट्ठा करके एक ही बार छोड़े तो बहुत तेज फ्लो होता है, तो उसमें चीजें बहाव में भी काफी तेजी से बह जाती हैं। नॉर्मल हो और पानी उससे ज्यादा बह जाए तो वो निकल जाती है, चीजों को लेके नहीं जाती है। जैसे होता है कि पूरा फॉरेस्ट का कोई एरिया ही उस एरिया को ही बहा लेके जाती है, पूरा घर उसके साथ फ्लो हो जाता है। जो केदारनाथ में आया था, एक पिक्चर भी बनी थी, वो जिन्होंने सुसाइड कर लिया, व्हाट इज द नेम, जो हीरो सुसाइड कर लिया, एक्टर सुशांत सिंह, उन्होंने एक केदारनाथ पे पिक्चर बनाया था ना, तो वो केदारनाथ का जो इवेंट हुआ था दैट वाज द क्लाउड बर्स्ट। एक बहुत हाई लेवल पे बारिश आया, तभी तो एक उस एरिया में इतना ज्यादा बहाव आ गया कि पहाड़ का पहाड़, जो रोड के रोड सब बह गए उसमें। दैट वाज द मेन केस, लोग फंस गए। और हिली एरिया में अगर आप एक बार फंस जाते हैं और फ्लो ज्यादा होता है तो उसमें डेथ का चांस बहुत हाई होता है, क्योंकि खाई में गिरेंगे। और जो पहाड़ी एरिया पे जो फ्लो होता है रिवर का, बहुत तेज बहाव होता है और पथरीली एरिया से वो होके गुजरते हैं, तो वहां पे बचने के चांसेस बहुत लो हो जाता है। दैट इज द मेन थिंग। ओके, इंडिया एंड जो हमारा इनके साथ वियतनाम के साथ है, तो जस्ट इट इज द कमेंट। चाइना पे तो कोई खास नहीं है, जस्ट यू शुड नो अबाउट। ये पूजा खेड़कर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट उन्होंने आदेश को वो कर दिया। बस इसमें ये जानिएगा कि जो यहाँ पे है कि एंटीसिपेटरी बिल का एक जिक्र है यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल की, एंटीसिपेटरी बिल, ये क्या होता है? बेल तो सुना होगा ना, बेल क्या होता है? व्हाट इज अ बेल? जैसे आप जेल में गए और आपका अभी सजा नहीं सुनाया गया, बस आपको रिमांड पे लिया गया, केस चल रहा है, तो ऐसे में आप कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि बाहर मैं रहूंगा, केस चलता रहे, तो बेल हो गया। एंटिसिपेटरी बेल ये होता है कि अभी आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर केस लोग करेंगे, और आपको जैसे हो गया कि जैसे आपकी फैमिली में लड़ाई चल रही है, आपको पहले ही पता चल जाए कि अब आपके ऊपर डाउरी वाला केस लगने वाला है। होने लगता है ना, जब लड़ाई होती है तो थोड़ा थोड़ा होने लगता है कि अब मामला सलट नहीं रहा है, तो ऐसे केस में आप जाके एंटिसिपेटरी बेल लेके आए, मतलब पहले ही से कोर्ट में जाए कि आप कह दे कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे चल रहा है और मैं इसमें संलग्न नहीं हूं, आप प्रूव कर दे जज के सामने, तो वो पहले ही बेल दे देगा, तो आपको अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा, आप एक भी दिन जेल में नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार हो गया जेल में चले गए, अरेस्ट हो गया, फिर बेल लेके आए। एक हो गया कि आपको लगने लगा कि मेरे ऊपर केस होने वाला है जिसमें बेल वाला ऐसा चीज है जिसमें जेल में हमको जाना पड़ेगा, तो आप बेल पहले ही लेके चले आते हैं, तो दैट विल बी द एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ था, इससे जो हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं
एज क्या है 6 to 14, ये याद रखिएगा 6 to 14। अब ये हो गया कि जो 6 से छोटे हैं उनके लिए भी तो ऑलरेडी सरकार ने बोला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन लाना चाहिए। जो ये एक्ट है राइट टू चाइल्ड टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 है, उसी में इन्होंने बोला है कि जो यंगर मच यंगर चिल्ड्रन है उनको भी सपोर्ट हम देंगे, लेकिन क्लियर कट नहीं लिखा था कि फ्री एजुकेशन देंगे। हाई कोर्ट ने बोला है कि वो भी अब इंक्लूडेड होंगे, जो फ्री एजुकेशन है जाके वहां पे मिड डे मील या जाके वो भी एडमिशन ले सकते हैं और खा पी सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑलरेडी डीपीएसपी में था, तभी हमने इसको एक्ट बनाया। ये तो फालतू का है, ये पॉलिटिकल न्यूज है कि नया वाला पार्लियामेंट है उससे पानी टपक रहा है तो अपोजिशन उसको मुद्दा बना रहा है कि अरे आपने नया ही बना लिया, पुराना में जाके रहना पड़ रहा है। लाख गुना अच्छा तो वो था। आप सोचिए अंग्रेजों ने बनाया, उन्होंने अच्छा बनाया, जो हमने बनाया वो हम इतना भी नहीं बना पाए कि 1 साल चले। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि अंग्रेज भले लूटते थे लेकिन उनमें करप्शन का लेवल थोड़ा कम था। वो जबरदस्ती लूट के मानिए 100 रुपए लूटे तो उसमें अगर 50 रुपए लगाते हैं तो लगा देते थे, 50 रुपए खा जाते थे जो भी है। लेकिन इंडिया में है अगर 100 रुपए का आपका टैक्स लेके गए तो 20 रुपए भी नहीं लगाते हैं। मतलब ये लेवल है, भले वो लूट के तो दोनों ले गए। तो इसीलिए भगत सिंह का बहुत फेमस डायलॉग था कि सबसे ज्यादा हमें ये नहीं लड़ाई, हमारी लड़ाई जैसे अंग्रेज चले जाएंगे तो खत्म नहीं हो जाएगी, हमारी असली लड़ाई तो भूरे अंग्रेजों से है। जब जीतने के बाद अपने लोग आके लगेंगे हमें लूटने, जो हमें स्ट्रांग होगा, जो कमजोर का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, वो वाली लड़ाई असली होगी, तब हमारी असली आजादी होगी। उन्होंने एक बहुत, उनका एक बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट, तो पढ़िएगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज का कलर से नहीं लेना है कि सिर्फ वही लूटेंगे। अंग्रेज भूरा भी होगा और गोरा भी होगा, गोरा चला जाएगा, यहाँ पे बचेंगे भूरे अंग्रेज। तो ये भूरा अंग्रेज का उनका बहुत जिक्र था। यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है कि जो एक्टर हैं, जो प्लेयर्स हैं, रोल मॉडल होते हैं, और वो अजय देवगन का कौन सा आता है, कमला पसंद खाओ, वो आप समझ रहे हैं कि ऑलरेडी यू आर अर्निंग सो मच, और इससे अगर कैंसर हो रहा है समाज को एक तरीके से है, तो आपकी भी तो एक एथिक्स होती है कि आप पैसा कमाने के लिए इतना मत नीचे चले जाइए कि लोगों का आप निगेटिव में। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खासकर क्रिकेटर है, तो कम से कम वो लोग तो नहीं करें, वो लोग इतना पॉपुलर है, उन्हीं को तो लोग कॉपी करते हैं ना ब्लाइंडली। तो दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे एथिक्स में कभी ये सब चीजें है तो आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं मेंस में, यू कैन राइट दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है ये व्हाट इज दिस एथिक्स? जीएस पेपर 4 है। शाही ईदगाह का केस चल रहा है मथुरा में, कि यहाँ पे मंदिर था, माना जाता है कि ये जो मस्जिद है ये दोनों मंदिर ही था, और वहां पे जो श्री कृष्ण का जन्म वहीं पे हुआ था, तो इसको श्री कृष्ण जन्म भूमि का चला रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, और इसको लेके अभी डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट के खिलाफ ये है कि ऑलरेडी हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 में लाया गया था। जब राम जन्मभूमि चल रहा था तो ये देखा गया कि ऐसे ही मुद्दे आगे ना आए। जैसे हर जगह आप देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, इंडिया के हर एक छोटे बड़े शहरों में ऐसे जगह है जहाँ पे मस्जिद और मंदिर पास पास हैं। अब लड़ाई होने लगती है कि ये पहले जो मस्जिद है वो मंदिर था, अब ऐसे में दंगे होते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ये सोची कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, ये तो लड़ाई हो जाए, इसको सल्टाने के बाद हम और कुछ नहीं होने देंगे। तो उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। उन्होंने इस लॉ में ये लिखा कि जब हम आजाद हुए 1947 में, और किसी भी जगह का जो रिलीजियस नेचर होगा, अगर बाद में कितना भी फैक्ट हो जाए वो चेंज नहीं किया जाएगा, ताकि लड़ाई ना हो। 1947 के बाद पहले जो उसका नेचर है वो सेम रहेगा, ठीक है। 1947 के बाद अगर बदलेंगे तो उस पर केस होगा, क्योंकि हम पुराने जगहों पे जाके लड़ाई नहीं कर सकते, वो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगा कि दादा परदादा उनके पुश्तैनी को लेके हम नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में इन्होंने बोला। अब इन्होंने कहा कि इस एक्ट की दिक्कत है कि इन्होंने रिलीजियस प्लेस को डिफाइन नहीं किया है, कोर नेचर। तो अब लड़ाई इसलिए करने लगते हैं कि वो कहते हैं कि अब ये नहीं क्लेम करते हैं कि पहले ये, अब लड़ाई इस बात की इस समय नहीं हो रही है जो काशी में भी हो रही है, जो बनारस में भी लड़ाई चल रही है। अब ये नहीं हो रही है कि ये मॉस्क है, लड़ाई अब ये कह रहे हैं कि ये मॉस्क नहीं है, ये अभी भी अंदर मंदिर ही है, पूजा अंदर हो रहा था।
ये प्रूव करने का स्टार्ट हो गया है। जैसे ये प्रूव करने लगे हैं कि इसकी जो दीवार है ऑलरेडी उस पे देवी देवता है, तो ऑलरेडी वो मंदिर ही है। अगर ये मॉस्क प्रूव कर देंगे कि तोड़ के मॉस्क बना लिया और मॉस्क है, तो लड़ाई इस एक्ट के द्वारा खत्म हो जाएगी। अब दिक्कत ये हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि अभी भी किनारे हम पूजा करते थे। जैसे काशी में यही है ना कि तहखाना था, तहखाना में पूजा हम अभी भी करते थे। तो दैट इज द मेन थिंग। तो आप ये लिख लीजिए कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये हमारा प्रोटेक्शन देगा, कहीं पे भी रिलीजियस नेचर को कन्वर्ट नहीं करेंगे। मॉस्क को हम टेंपल में और टेंपल को मॉस्क में, या चर्च को मॉस्क में, या टेंपल को चर्च में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक्ट देता है। लेकिन इस एक्ट में कहता है कि रिलीजियस नेचर जो रहेगा सेम रखेंगे। अब रिलीजियस नेचर को ही लेके डिस्प्यूट होने लगेगा कि ये रिलीजन तभी से था। क्लियर हो रही है ये चीजें? एक्ट के बारे में पता चल रहा है? दैट इज द मेन थिंग, यहाँ पे यही चल रहा है। मीन्स हम लोग आगे इसको और डिस्कस करेंगे, कभी इस पे आर्टिकल आता रहता है, तो जिस दिन बड़ा आर्टिकल आएगा तो मेंस के पर्सपेक्टिव से और भी इसके पहलू डिस्कस करेंगे। अभी ये एक्ट लिख लीजिएगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। कभी भी ये सेक्युलरिज्म से लेके आता है कि लड़ाई क्यों चल रही है, तो लड़ाई चलने के लिए ऑलरेडी एक्ट है जो समझौता करा सकता है। लेकिन लड़ाई क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो मास्क है ना वो अभी भी मंदिर है। वो ये प्रूव करने लगे हैं कि 20 साल पहले भी पूजा हो रहा था, इसके दीवार पे पूजा हो रहा था, उसके तहखाने में पूजा हो रहा था, उसमें ऑलरेडी मंदिर था। दैट इज द मेन थिंग दैट इज दे आर प्रूविंग। ठीक है, ये है जो स्टेट बाई करते हैं। जैसे यहाँ पे फूड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों से जाके चावल, व्हीट एंड जौ बाजरा खरीदती है और बाद में इनसे स्टेट खरीद के लोगों को बांटते हैं। गवर्नमेंट जो बांट रही है आजकल 3 किलो 5 किलो चावल, ये सब खुद थोड़े उगाते हैं। वो क्या करते हैं कि किसानों से खरीदते हैं, अपना बफर स्टॉक रखते हैं और बाद में बांटते हैं। तो उसका जो काम करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। पहले स्टेट को जाके यहाँ पे बोली लगा के खरीदनी पड़ती थी, अब ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्टेट, स्टेट का मतलब जो तमिलनाडु हो, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, वो खुद खरीद सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। अभी तो एफसीआई ही खरीदती थी, स्टेट उनको लेके स्टेट जाके एफसीआई से खरीदते अलग से डायरेक्ट। लेकिन उनके पास कोई जैसे जो स्टेट लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये यूनियन लेवल पे ही काम करते हैं। स्टेट का कोई ऐसा नहीं है जो मेंटेन करती है बफर। खरीद तो सकती है लेकिन अपना खुद का बनाना पड़ेगा। उनका तो खुद का ये है पीएमएलए, जो उनका जो लोकल मार्केटिंग होती है। व्हाट इज द नेम उसका कहते हैं, जिसको लेके अभी काफी लड़ाई चल रही थी, जो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लोकल मार्केट में मंडी में जाते हैं और मंडी में जाके किसान बेचते हैं। ठीक है, तो वहां से दो ऑप्शन है, या तो किसानों से डायरेक्ट एफसीआई खरीद ले, स्टेट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी खरीद ले। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं। और दिक्कत यह है कि स्टेट खरीद भी ले, लेकिन अब होता है कि इंटर स्टेट भी तो होता है। जैसे कर्नाटका के पास चावल नहीं होगा तो वो चावल जाके पंजाब से खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इजी होता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब से खरीद ले, पहुंचा दे और कर्नाटका में जाके कर्नाटका से बेच दे। तो इसीलिए यूनियन पे ही करते, क्योंकि थोड़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो नेचर ऑफ क्रॉप है वो भी बदलता है। कुछ चीजें जो साउथ में होती है नॉर्थ में नहीं होती है, नॉर्थ में होती है वो साउथ में नहीं होती है, उनको नीड अलग अलग है। तो इसीलिए हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे बना के रखा है। ये जब चीजें होंगी और डिटेल में डिस्कशन आपको इकोनॉमिक्स में होगी। इकोनॉमिक्स में एक पूरा टॉपिक है कि ये एमएसपी एंड ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे आपका 2-3 क्लास इस पे लगेगा, तो ये पूरा डिस्कस होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, किसको कितने लेवल पे पैसा देना पड़ता है। इसमें अलग अलग लेवल है कि किसको मेंटेनेंस का कॉस्ट देना पड़ेगा, किसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देना पड़ेगा, और किसको जो स्टोरेज है गोडाउन बना के उसका देना पड़ेगा। ये अलग अलग इस पे है, तो वी विल बी डिस्कसिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। साधना सक्सेना है, दिस इज द ये पीसेस के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विस आर्मी का ये फर्स्ट वीमेन है। तो बस आप इतना जानेगा, पीसेस में पूछ देगा कि अभी किसको अपॉइंट किया गया है। आईएएस में तो नहीं पूछेगा इस लेवल पे। फर्स्ट वीमेन फॉर टू बी अपॉइंटेड एट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विस आर्मी। ठीक है ना, वीमेन है। तो टैक्सेशन था, जो केमिकल लेबोरेटरी केमिकल्स था उस पर 150% बढ़ा दिया था।
काफी विरोध हुआ है तो इसको 10% लाया। लेबोरेटरी केमिकल मैक्सिमम ये होता है जिसको लेके हम एक्सपेरिमेंट एंड अदर थिंग के लिए वो करते रहते हैं, और इसका मेनली होता है कि रिजेंट एंजाइम जो भी केमिकल आप देखते होंगे वो लैब में इसका यूज होता है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, काफी लंबा टाइम हो गया इसी सब पे डिस्कशन में, अब जल्दी जल्दी जो बचे हैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ। ये चीजें हो गई, ये बस आप बजट में देखिए। जेस्टेशनल डायबिटीज होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हो जाता है, दैट इज द जेस्टेशनल, और इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे भी होता है, उसमें ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब होता है कि एज कम हो और उनका मोटापा काफी ज्यादा हो जाता है। आप बच्चे देखते होंगे कि अभी एज लगेगा 5 साल का, शरीर काफी उनका काफी ज्यादा वेट हो जाता है, दैट इज द ओबेसिटी। ओबेसिटी इस समय चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, जरूरत से ज्यादा जब वेट बढ़ जाता है तो दैट इज द मेन थिंग। चीजें से क्लियर हो रही हैं? मनी बिल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि क्या आर्टिकल था, 110 में साफ साफ डिफाइन किया है, 117 में फिनेंस बिल, ठीक है। उसका फाइनल अथॉरिटी सर्टिफिकेशन कौन देता है? स्पीकर सर्टिफिकेट देता है। आपको मैं अलग से ये डिस्कस करूंगा, एक दिन हमने इसको बहुत ज्यादा आधा घंटा डिस्कस किया है, ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है। आई विल बी डिस्कसिंग विद यू मनी बिल। मनी बिल पार्लियामेंट से पास होता है, जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ होते हैं वो मनी बिल से बनता है। जैसे गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना है तो उसके लिए मनी बिल, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, इसमें आपको तीन में डिफरेंस जानना होगा। बिल ये होता है कि मानिए हमारा कुछ भी गवर्न होता है इस देश में तो लॉ के द्वारा ही होता है। कानून, कानून बनने के पहले कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। जब कानून बनने के पहले उसको पेपर पे लिखा जाता है, मंत्री और उनके जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी, सब लोग लिखते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। उस पेपर को जब तक वो पास नहीं हुआ है, बस लिखा गया, पार्लियामेंट में जब तक डिस्कस होता है तब तक उसको बिल कहते हैं। जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा, चेंज जोन हो जाएगा, दोनों पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर उसको प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाया जाता है। प्रेसिडेंट अगर एसेंट दे दे, साइन कर दे, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, मान लिया गया कि कानून बन गया। क्लियर हो रहा है? बिल और एक्ट में बिल तक जो इसका सर्टिफिकेशन होता है, मनी बिल वो होगा जो टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। बहुत तरीके के लॉ बनते हैं ना, लॉ बन जाएगा जैसे कि आपका कैसे सड़कों पे जो दुकानें लगती हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बस का जो परमिट दिया जाता है उस पे लॉ बन जाएगा, माइन पे जो लॉ बनता है कि माइन पे टैक्सेशन रेगुलेशन कैसे, उस पे लॉ बनेगा। लेकिन जो टैक्स से रिलेटेड है, अगर टैक्स माइन पे बना, जैसे केवल गवर्नेंस का है कि कहाँ तक सड़कों पे कहाँ तक लोग सब्जी बेचेंगे, तो वहां पे टैक्स की बात नहीं हो रही है, वहां डिस्टेंस की बात हो रही है। जहां पे टैक्स नहीं रहेगा वो नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्ट होगा। क्लियर हो रही है? तो मनी बिल एक स्पेशल टाइप का एक्ट होता है जिसमें टैक्सेशन की बात करें। और दूसरी जो बात होगी वो होगी कि क्या होगी, एक दिन उस दिन समझाया था, एक फंड था जिससे पैसे निकालने की बात हो रही थी। कौन सा फंड था? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक तिजोरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तिजोरी है। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ले जाके कहाँ रखेगी, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखती है। या कोई खर्चा करना है, रोड बनवाना है या कहीं ब्रिज बनवाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो पैसे कहाँ से निकालेगी? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालती है। तो ये सब चीजें मैं आपको अलग से बता दूंगा। आप लोगों का तो क्लियर है ना, उस दिन डिस्कस किया था वो वाला नोट्स एक बार और पढ़िएगा, जिस दिन हमने करा था वो वाला एक बार और पढ़िएगा, ठीक है। आर्टिकल 110 को फिर से देखिएगा जो ए से लेके एफ तक था। कंफ्यूजन क्या था उसमें, था कि उसमें एक जगह लिया था कि उससे रिलेटेड कोई लॉ है वो भी उसमें आ सकता है। इसीलिए क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे चीजों को लाके उसमें ऐड करके पास करवा लेते हैं, क्योंकि स्पीकर तो गवर्नमेंट के पक्ष का होता है। पार्टी जो होती है, स्पीकर गवर्नमेंट के पार्टी का होता है। कई बार ऐसा होता है जो टैक्सेशन से नहीं है, नॉर्मल लॉ को भी वो मनी बिल से पास करा लेते हैं। इसी मुद्दे पे ये लड़ाई चल रहा है। दूसरा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द गवर्नमेंट्स गेट कीपिंग द क्रिटिकल डिबेट ऑन द पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल आया है। बिल अभी जो लिख के डिस्कशन के लिए, इसको बिल कहेंगे।
अब इन्होंने बिल लेके आया है, अभी तक तो था ऑलरेडी ये जो नॉर्मल मीडिया होती है, आप लोग न्यूज चैनल देखते होंगे, जी न्यूज और रिपब्लिक न्यूज, एनडीटीवी सब देखते हैं, तो इनका गवर्नेंस कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो यूट्यूब पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट न्यूज हैं, जैसे होता है ना आजकल सोशल मीडिया पे रवीश कुमार आके खुद का बोल रहे हैं, तो वो का रेगुलेशन नहीं है। जैसे ध्रुव राठी का काफी वीडियो बीच में सर्कुलेट हुआ था, वायरल हुआ था, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो रिजल्ट का इम्पैक्ट आया था, जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे थे, उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया था रवीश कुमार, ध्रुव राठी, लाइक पीपल। अब ये अपोजिशन ब्लेम कर रही है कि ये लॉ लाके अब इस मीडिया को भी सरकार कंट्रोल करना चाहती है कि अपने अनुसार की जो चीजें अच्छा न लगे रिमूव करवा दे, अपने अनुसार उनको लाइसेंस दे, मन न करे तो लाइसेंस छीन ले। नॉर्मल यही होता है ना, जो मेन मीडिया है उसमें लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट कभी छीन ले, उनको दूर कर दे, कुछ गलत हो गया तो तुरंत उन पे बैन लगा देती है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल करना चाहती है, इसको लेके विरोध हो रहा है कि दिस इज द गवर्नमेंट टेकिंग द एक्स्ट्रा पावर एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। जो हमारा फ्री फ्लो ऑफ द न्यूज है, क्या सही है क्या गलत है, वो तो आदमी तभी देखेगा ना जब सभी पक्ष का न्यूज देखे। तो दैट इज द मेन थिंग। जीएम क्रॉप को लेके यहाँ पे जीएम क्रॉप अभी तक खाने वाले में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है। जैसे नॉर्मल हम लोग फसल बनाते हैं तो वो नेचुरल क्रॉप होगा, ठीक है। जब हम उसके जीन्स को बदल देते हैं, होता है ना जैसे हमारा कैसा हमारा फेस है, कैसे हमारा बॉडी है, डिफरेंट एरिया जो है हमारा जीन्स के अंदर सब कुछ कोडेड होता है, लिखा होता है। जो हमारा सबसे छोटा वाला सेल होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए से मिलके जीन बनता है। तो हमारा आँख कैसा होगा, हमारा बाल कैसा होगा, मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा कलर कितना होगा, सब कुछ डीएनए में पहले से कोडेड होता है, ठीक है। वो डीएनए सेल्स को इंफॉर्मेशन देता है, उसी अनुसार सेल्स फंक्शन करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को चेंज कर दें तो चीजें बदल सकती हैं। जैसे मैं ऐसे आदमी का वो डीएनए लेके आऊं जिसका व्हाइट हेयर होता हो, अंग्रेज का, और उसको मैं इंडियन में डाल दूं, और वही वाला डीएनए चेंज कर दूं जहां पे उसका बाल वाला है, हेयर का होता है ना, हर चीज कोडेड है, तो वो इंडियन होगा पर उसका बाल होगा वो व्हाइट होगा होगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, फसलों में भी वो जीन चेंज कर देते हैं। कुछ कुछ फसल जैसे कि पानी ज्यादा ले लेते हैं, पहले 100 लीटर लेते थे, जीन चेंज कर दिया तो 50 लीटर में पैदा हो जाएंगे। पहले अगर मानिए सरसों में 1 किलो सरसों में आधा लीटर तेल निकलता था, अगर मैंने जीन चेंज कर दिया तो 1 लीटर में 700 ग्राम निकल जाएगा। कुछ जीन मैंने चेंज कर दिया कि सूखा पड़ने पे भी वो नहीं सूखे, आर यू गेटिंग ना। तो जीन चेंज करके हमने क्रॉप का नेचर बदलना स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी हमने कॉटन के लिए परमिशन दिया था, लेकिन अभी हमने मस्टर्ड ऑयल का हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्लियर हो रही है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, लेकिन इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं कि आपने जीन बदल दिया। जीन बदलने से ये होगा, पहला घाटा ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो एक्सपेरिमेंट करेंगी, जीन वो बदलेंगी। जीन बदलने के साथ वो क्या कर देती हैं कि नॉर्मल फसल में होता है कि आपने सरसों का उगाया, फिर आपने सरसों का बीज से डाल दिया तो पेड़ उग जाते हैं। लेकिन जो जीन मॉडिफिकेशन है, ये कंपनियां क्या करती हैं कि उनके बीज में जीन ऐसा चेंज कर देंगी कि वो उस बीज से दोबारा वो उगेगा ही नहीं, आपको दोबारा बार बार सीड्स जाके खरीदने पड़ते हैं। तो जो डिपेंडेंसी है वो नॉर्मल फार्मर्स की उन पे हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि उसका जमीन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो नहीं पता है। वो आप जब 20 साल 30 साल जब वो देखेंगे, हो सकता है आपका जो फर्टल जो वो उर्वरा शक्ति है, जो फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। आपके शरीर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हो सकता है कि अभी नहीं पता चल रहा हो, 10 साल बाद वैक्सीन कोविड में लोगों ने लगवाया, हार्ट अटैक हो रहा है। अभी न्यूज आ रहा था कि कोविड कोवैक्सीन का इम्पैक्ट काफी ज्यादा, क्लॉगिंग हो रही है। तो ऐसी चीजें बाद में पता चलती है। तो ये कह रहे हैं कि अभी रोक के रखिए, पहले आप पूरा टेस्टिंग कीजिए, जब एकदम इंश्योर हो जाए कि कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तब लाइएगा। एक और भी निगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि होता है कि ऐसे डाइवर्सिटी बहुत है, आपने जीन नहीं चेंज किया, तो जो नेटिव वैरायटी होती है, आप सरसों, चावल, गेहूं के बहुत से वैरायटी देखते होंगे, काला धान, मोटा धान, पतला धान, बासमती, सोना चावल होता है ना,
सैकड़ों टाइप की होती है। लेकिन अगर आपने चेंज जीन कर दिया और वही डोमिनेट कर गया, सब लोग वही करेंगे। जिसको 10 किलो, अगर आधा किलो धान खरीद के और 100 क्विंटल हो रहा है, और जो नॉर्मल वैरायटी है वो सिर्फ 50 क्विंटल होगा, तो सबको ही 100 क्विंटल वाला करेगा ना, और सब वैरायटी डेथ हो जाएगा। बाद में कभी फसल पे अगर अटैक हो, जैसे नॉर्मल अटैक होता है तो वैरायटी अलग अलग होती है, तो जो कीट कीट होता है, जो कीड़ा होता है, जो इंसेक्टिसाइड होता है, वो एक वैरायटी को ही डिस्ट्रॉय कर पाता है, दूसरों के लिए वो उतना कारगर नहीं होता है। तो एक पे अटैक किया लेकिन दूसरी फसलें बच जाती हैं। चावल की ही जो दूसरी वैरायटी होंगी बच जाएगी। लेकिन सब अगर आप मोनोकल्चर कर देंगे, एक ही तरीके की वैरायटी सब जगह हो जाए, तो जो अटैक होगा पेस्ट का, इंसेक्टिसाइड का, तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे में एक ही बार भूखमरी आ जाएगी। ऐसे होता है कि एक क्रॉप पे अटैक हुआ, दूसरा बच जाता है, तो कुछ न कुछ खाने के लिए सबको मिल जाता है। क्लियर हो रही है क्या क्या दिक्कत है, क्यों विरोध हो रहा है? दैट इज द मेन थिंग। जो हमने दिया है उसका नाम लिख लीजिएगा, DMH11 है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जिसको गवर्नमेंट ने पास किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसको जो प्रोफेसर हैं वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी से, उन्होंने इसको मतलब इसको एक्सपेरिमेंट किया था। DMH। इंडिया यूके के साथ ऑलरेडी एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया, इस पे एक आर्टिकल है कि क्या क्या दिक्कत है, क्या इंडिया क्या चाहता है कि वीजा ज्यादा मिले, वहां पे हमारे लोग ज्यादा जाए। यूके क्या चाहता है, यूके का क्या डिमांड है? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा चल रहा है, 2-3 दिन मैं डिस्कस किया हूँ ये क्लास में। इंपोर्ट ड्यूटी कम कराना चाहता है, जो उनका व्हीकल है मर्सिडीज, BMW, ये सब हम लोग भी घूमेंगे अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 150 आज टैक्स लगा दिया, अगर ऐसे टैक्स मानिए व्हीकल पे लगता, वो अगर आधा कर दें, तो जो BMW 60 लाख में मिल रहा है वो 30 लाख में मिलेगा। आजो ना, तो ये सब चीजें उनकी स्पिरिट है। वाइन हमें सस्ती मिलेगी, वाइन बढ़िया बढ़िया वाइन हम लोग 100-200 में पियेंगे, ऐसे 1500, 2000, 5000, 10,000 में मिलता है। वाइन ज्यादा वो नहीं होता है, एल्कोहल उसमें ज्यादा नहीं होता है, वो अंग्रेज लोग पार्टी के लिए पीते हैं। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि नशा होता है, बहुत कम माइन्यूट होता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उसमें नहीं होता है, वो लोग टेस्ट के लिए पीते हैं, और सही में थोड़ा वो अच्छा भी लगता है। और आप एल्कोहल पीजिए, वो अच्छा नहीं लगे, मैं नहीं पीता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बस एक बार टेस्ट किया था, जस्ट टू नो द हाउ दैट टेस्ट। ओके, ये चीजें हो गई क्लियर। ये आपको मैं अलग से बता दूंगा, मनी बिल और ये वाला हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, तो अभी टाइम नहीं है, तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। इस पे भी काफी डिस्कशन हो रहा है, जो सेंटर स्टेट का पावर का ट्रांसफर है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कई एरिया में, तो इसको आज हम लोग नहीं करेंगे। काफी हम लोग पढ़े थे ना, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कैसे कैसे है। फिनेंस कमीशन का सब जब हम लोग डिवीजन पढ़ रहे थे, याद आया? 2-3 क्लास में डिस्कस किया है कि फिनेंस कमीशन कैसे डिवाइड करता है, क्या डिमांड है। एसी नहीं चल रहा है क्या? ये वाला चले साथ। गर्मी, सबको गर्मी लग रही है, आप लोगों को गर्मी लग रही है? लग रही है? नहीं लग रही है? अच्छा, आपको? अच्छा, मुझे लग रहा है मेरे पास तक नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद वी विल बी इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। लास्ट चीजें, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सर आके बैठे हैं। पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की बात हो रही है। जैसे अभी हम मेन फोकस क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है किससे किससे होती है? कोल से होती है, गैस से होती है, क्रूड ऑयल से भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर आजकल हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बायोगैस, ये सब चीजें हैं। कोल एंड क्रूड ऑयल, गैस, ये सब यूज करते हैं तो धुआं निकलता है, तो प्रदूषण होता है। वाटर से भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी नदियों से बह के टरबाइन घूमता है, होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कोल से हो रहा है। अगर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, तो 50 से लेके 55 यूनिट जो हो रहा है वो कोल से हो रहा है। 40 के आसपास, 35-40 के आसपास वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, दैट विल बी विंड एंड सोलर, हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी में विंड होना चाहिए, तेज हवा बहना चाहिए, खूब तेज धूप होना चाहिए। धूप हमेशा तेज नहीं होता है, अभी जाड़ा है, ठंड में तो धूप वो भी नहीं होगा। गर्मी में भी क्या होगा, दिन में 12 बजे 1 बजे खूब तेज होगा, रात में गायब, तो नहीं प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। लेकिन हमें, हमारा एम है कि कोल हटाना है, कोल हटाएंगे तभी तो जो गैस बाहर जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो तभी हटेगा। तो
आप जब कोल से करते हैं तो स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, आपने पैदा किया भेज दिया, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में होती है, लेकिन उनमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उसमें जितना कोल डालेंगे उतना होगा, हर वक्त कोल होता है तो वो फ्लक्चुएशन नहीं होता है। लेकिन जो सोलर होता है 12 बजे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पूरा तेज होगा, एकदम सन ऊपर होगा, हीट बहुत होगी तो बहुत अधिक होगा। रात को 12 बजे कुछ नहीं, 3 बजे एकदम ठंडा, जीरो। तो फ्लक्चुएशन हो रहा है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदमी सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंसी है, रात में तो उसका एसी चलेगा नहीं, थोड़े बहुत लाइट वेट चलेगा, लाइट वेट भी जलने के लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा बैटरी में। लेकिन बैटरी की एक कैपेसिटी होती है, बहुत बड़े लेवल प्ले कर रहा है, जैसे कोल का होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो वो स्टोरेज उस लेवल पे मुश्किल है काफी। तो उसके लिए हम पंप्ड स्टोरेज करते हैं। पंप स्टोरेज में करेंगे कि जब इसमें होता है दो तरीके का रिजर्वायर बनाते हैं, रिजर्वायर पता है ना, बांध, बांध बना के पानी एक जगह खूब ज्यादा इकट्ठा करते हैं। जल्दी से मैं ये कंप्लीट करता हूँ। रिजर्वायर क्या होगा कि यहाँ डैम बना दिया और यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया, खूब बड़ा बड़ा ताल हो जाएगा, रामगढ़ ताल, वो नेचुरल है रिजर्वायर। लेकिन अगर कोई नदी बह रही उसको हमने ब्लॉक करके कर दिया तो उसको रिजर्वायर कहते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या करेंगे कि रिजर्वायर पहले हम बनाते हैं इस पंप स्टोरेज में, दो तरीके का रिजर्वायर करेंगे। एक का लेवल लो रहेगा, वाटर का लेवल एक में लो रखेंगे और एक में हाई रखेंगे। नॉर्मल हाई वाटर जल्दी चढ़ता नहीं है, हाई वाटर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हमने करा है कि जब सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो तो उसका यूज क्या करेंगे, एक जो लो रिजर्वायर है इसके पानी को हाई में चढ़ा देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, ऊपर हाइट पे चढ़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी नहीं रहेगी रात में, तो इस वाटर को छोड़ के यहाँ पे टरबाइन लगा के, जो टरबाइन होता है, घुमाएंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो जो जब बहुत ज्यादा पैदा हुआ, यूज कर दिया वाटर, वाटर एनर्जी के रूप में चढ़ गई, और जब वो गिरेगी तो पैदा करेगी, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके, जब वही सेम सोलर एनर्जी का यूज किया चढ़ाने में, आप कोल एनर्जी का करेंगे तो कोल लगाना पड़ेगा, आप उसको सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को लाके चढ़ा लीजिए, उसका यूज हो गया एनर्जी का। तुरंत तो बहुत ज्यादा था, मानिए उस समय सोलर एनर्जी होगा 1000 वाट, जरूरत थी 200 वाट की दोपहर में, रात में जीरो हो गया और उस समय भी 200 वाट है, तो वो वाला हम यहां से फुलफिल करेंगे। समझ में आ रहा है? यही है इसका पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। पंप करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज करके पंप लगा के ऊपर चढ़ा लेंगे, एंड आफ्टर दैट जब वो नहीं रहेगा तो इसी को छोड़ के हम टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेंगे, तो उसका यूज हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ कंफ्यूजन है कैसे है? दो रिजर्वायर का सिस्टम रहेगा, एक में हाई वाटर रखेंगे, जितना हाइट रहेगा टरबाइन उतने तेजी से करेगा, जैसे पहाड़ों पे नदियां तेज बहती हैं क्योंकि ऊपर से नीचे आती हैं, जितना हाइट उतना ज्यादा। ओके, दिस इज द मेन थिंग, यही इन्होंने करा है। इंडिया की कैपेसिटी अभी बहुत लो है, 3.3 गीगावाट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, पंप से उतना वाटर हम कर नहीं पाते हैं, तो वो स्टोरेज नहीं है। सबसे ज्यादा इस समय वर्ल्ड में चाइना के पास है, 50 गीगावाट है। तो इंडिया को अभी बहुत हार्ड वर्क करना है, अब इंडिया ने स्टार्ट किया, इस अभी हमारे पास बहुत स्कोप है। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? इसमें सिर्फ ये जानना है आपको कि व्हाट इज द पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। इसमें दो रिजर्वायर होगा, एक रिजर्वायर की लो हाइट होगी, एक की हाई हाइट होगी, और ऊपर चढ़ा के हम वापस फ्लो करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज द मेन थिंग। यूरोपियन यूनियन के बारे में पता है? यूरोप के कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलके अपना एक यूनियन बना लिए, छोटे छोटे कंट्री थे, फ्रांस, जर्मनी। अब उन्होंने एक कंट्री नहीं बनाया, एक ग्रुप बना लिया। अब उस ग्रुपिंग में उनका बॉर्डर फ्री है, एक दूसरे के मार्केट में जा सकते हैं। जैसे इंडिया को मान लीजिए कि इंडिया का सारे स्टेट देश हो, उत्तर प्रदेश, ये तमिलनाडु, सब देश अलग अलग हो, तो ऐसे में इंडिया अगर मिल के, देश सभी अलग हो, सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सब चीज अलग अलग है, लेकिन ये डिसाइड करें कि तमिलनाडु से आंध्रा में जाने पे कोई अलग से वीजा नहीं लगेगा। वो छोड़िए, आप सोचिए कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब है, हम आपस में ये फ्री कर दें कि हमारा बॉर्डर ओपन हो जाएगा, कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके बेच सकते हैं, हम उनके पाकिस्तान में जाए, कोई अलग से वीजा, कोई अलग से पासपोर्ट नहीं लगेगा।
तो वो ग्रुपिंग सेम हमारा यूरोपियन यूनियन में है। सारे कंट्रीज उनके मिलके एक यूनियन बना लिया, उनमें फ्री है, वो जाके दूसरे के मार्केट में बेचते हैं, करेंसी एक दूसरे का एक्सेप्ट करते हैं, एवरीथिंग ठीक है ना। लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग है। तो जो उन्होंने ग्रुपिंग बनाया उसका अलग पार्लियामेंट बना दिया। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट अलग है, भूटान का अलग, नेपाल का अलग, लेकिन सोचे हमने ग्रुपिंग बना लिया और इन सब का एक पार्लियामेंट अलग से बना दे, उसका नाम सार्क पार्लियामेंट रख दे। सार्क हम लोग एक दिन पढ़े थे ना, सार्क कंट्री साउथ एशिया के जितने भी हैं, इन्होंने अपना एक बना के रखा है। तो उसका जो मेन, उनमें भी तो एक गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया का गवर्नमेंट है तो पूरे यूरोपियन यूनियन का एक गवर्नमेंट बनता है और उस गवर्नमेंट को यूरोपियन कमीशन कहते हैं और उसका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उनके पार्लियामेंट से चूज करते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। अभी जो है उनका उर्सुला वॉन डे लेवेन इनका नाम है, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है जो उनका हेड है। इनका जो इलेक्शन होता है, दो प्रोसेस होता है। जो यूरोपियन यूनियन का काउंसिल है वो प्रपोज करता है और जो वहां का पार्लियामेंट है वहां से फाइनली वोटिंग होती है। वहां का पार्लियामेंट ओवर पूरे यूरोप का होगा। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ अभी लोकसभा का, अगर हम बांग्लादेश, नेपाल सारे लोगों को एक साथ वोटिंग करा लें, सीट बांट दें कि जैसे यूपी का सीट बांटता है वैसे कुछ सीट हम 50 सीट नेपाल को दे दें और पूरा सार्क का एक पार्लियामेंट बना दे, एक ही बार सारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में वोटिंग करा ले और उसके अलग से लोग चुन के जाए। समझ में आ रही है? ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। जैसे हम एमएलए के लिए अलग इलेक्शन कराते हैं, यूपी में जाते हैं, लोकसभा के लिए अलग कराते हैं, ये तो हमारा पॉसिबल है। अभी जो पॉसिबल नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान को भी एक पार्ट मान लें, नेपाल को भी एक पार्ट मान लें। जब इलेक्शन लोकसभा का हो तो उसकी जगह पे सार्क का इलेक्शन करें और उसका अलग पार्लियामेंट बना ले और सभी जगह एक साथ इलेक्शन हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी है नहीं, एक ऐसा यूरोप में है, इंडिया में भी ये हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो होता है दैट इज द दिस प्रोसेस। ऑलरेडी वहां का जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो वीमेन है, वो दूसरी बार हुई है उनका सिलेक्शन। ओके, उनको जो वोट मिला है 401 मिला है। टोटल उनका जो सीट है यूरोपियन यूनियन का 720 है, तो ऑलरेडी हाफ से ज्यादा। दैट इज द मेन थिंग। प्रोसेस समझ में आ रहा है? काउंसिल है, काउंसिल के बाद पार्लियामेंट है, वो वहां से इलेक्शन होता है। हाँ, सीटें उन्हीं के पास रहती है पॉपुलेशन के हिसाब से। यही इटली, फ्रांस, जर्मनी। हाँ हाँ, तो अभी तो यही है कि अभी इटली डोमिनेट करने जा रहा था लेकिन कहीं ना कहीं इनको फिर से वापस बना दिया गया। लग रहा था कि जैसे फार राइट, राइट सेंट्रल, इसमें अभी भी वो हो रहा है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टू डेज क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ऑल द बेस्ट। कोई कंफ्यूजन, कुछ चीजें? आज काफी टॉपिक ज्यादा था इसीलिए